दी फाउंटेनहेड बाय आयन रैंड, 25वीं वर्षगांठ संस्करण का परिचय। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है कि दी फाउंटेनहेड पिछले 25 सालों से प्रकाशित हो रही है। सच कहूं तो मुझे कोई खास एहसास नहीं होता, बस एक तरह की शांत खुशी मिलती है। इस बारे में मेरे विचारों को विक्टर ह्यूगो की एक बात सबसे अच्छे तरीके से बयान करती है। अगर कोई लेखक सिर्फ अपने समय के लिए लिखता है, तो मुझे अपनी कलम तोड़कर फेंक देनी चाहिए। कुछ लेखक, जिनमें मैं भी शामिल हूं, केवल उस समय की घटनाओं पर नहीं लिखते हैं। असली उपन्यास वे होते हैं जो सिर्फ कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं लिखे जाते, बल्कि लंबे समय तक लोगों को प्रभावित करते हैं। आजकल ज्यादातर उपन्यास ऐसे लिखे जाते हैं जैसे वे कोई पत्रिका हों, जल्दी प्रकाशित होते हैं और उतनी ही जल्दी भुला दिए जाते हैं। ये हमारे समय के साहित्य की एक बड़ी कमी है। लंबे समय तक याद रखे जाने वाले उपन्यास आमतौर पर एक खास तरह की लेखन शैली से आते हैं, जिसे रोमांटिकवाद कहा जाता है। रोमांटिकवाद का मतलब सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं होता, बल्कि यह गहरी भावनाओं, मूलभूत जीवन मूल्यों और इंसान के अस्तित्व के बड़े सवालों पर आधारित होता है। यह केवल घटनाओं को जस का तस नहीं दिखाता, बल्कि कल्पना के जरिए यह दिखाता है कि चीजें कैसी हो सकती हैं और कैसी होनी चाहिए। अरस्तु ने भी यही कहा था, कला केवल वैसा नहीं दिखाती जैसी चीजें हैं, बल्कि यह वैसा दिखाती है जैसी वे हो सकती हैं और होनी चाहिए। अगर कोई यह पूछे कि क्या मैंने यह किताब लिखते समय सोचा था कि यह 25 साल तक प्रकाशित होती रहेगी, तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैंने किसी खास समय के बारे में नहीं सोचा था। मैंने बस वह लिखा जो मुझे सही लगा। मैं बस इतना जानता था कि यह किताब जरूर जिंदा रहनी चाहिए, और यह जिंदा रही। लेकिन मुझे यह बात 25 साल पहले ही समझ आ गई थी, जब फाउंटेन हेड को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। कुछ ने कहा कि यह बहुत बौद्धिक है, बहुत विवादास्पद है, और यह बिक नहीं पाएगी क्योंकि इसका कोई पाठक वर्ग नहीं है। ये इस किताब के सफर का सबसे कठिन हिस्सा था, और मेरे लिए इसे सहना बहुत मुश्किल था। मैं इसका जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर किसी और लेखक को भी ऐसी ही चुनौती का सामना करना पड़े, तो उसे याद रहे कि यह संभव है। मेरे लिए दी फाउंटेन हेड या इसके सफर के किसी भी हिस्से के बारे में बात करना उस इंसान के बिना नाम लिए अधूरा होगा जिसने इसे लिखने में मेरी मदद की, मेरे पति फ्रैंक ओकॉनर। जब मैं अपने शुरुआती 30वें साल में थी, तब मैंने एक नाटक लिखा था, आइडियल। इसमें मुख्य किरदार, जो एक फिल्म स्टार थी, कहती है, मैं असली जिंदगी में देखना चाहती हूं, उन पलों में, उस महिमा को जिसे मैं अपने ख्यालों में गढ़ती हूं। मैं इसे सच्चाई में देखना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि कहीं कोई ऐसा है जो इसे चाहता है, वरना इसे देखने, इस पर मेहनत करने और अपनी जिंदगी एक असंभव सपने के लिए समर्पित करने का क्या मतलब है। आत्मा को भी ईंधन की जरूरत होती है, वरना यह सूख सकती है। मेरे लिए फ्रैंक वही ईंधन था। उसने मुझे असल जिंदगी में वही भावना दी जिससे द फाउंटेनहेड का जन्म हुआ। जब चारों तरफ सिर्फ निराशा और हताशा थी, तब भी उसने मुझे मेरा हौसला बनाए रखने में मदद की। हमारे बीच का रिश्ता इस बात पर टिका था कि हम दोनों ने कभी भी द फाउंटेनहेड में दिखाए गए उस जीवन से कम कुछ भी नहीं चाहा, और न ही कभी किसी चीज से समझौता किया। अगर मेरे अंदर किसी प्राकृतिकवादी लेखक, यानी जो असली जिंदगी को हूबहू लिखता है, की कोई झलक थी, तो वह सिर्फ फ्रैंक के लिए थी। उदाहरण के लिए, दी फाउंटेनहेड में एक बहुत प्रभावी लाइन है। यह भाग 2 के अंत में आती है, जब टू ही पूछता है, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इस पर रोर्क जवाब देता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं। यह लाइन असल में फ्रैंक की थी, जो उसने किसी और को इसी तरह के संदर्भ में कही थी। एक बार फ्रैंक ने मुझसे कहा था, तुम मोतियों को बिना कुछ पाए फेंक रही हो। यह उसने मेरी पेशेवर स्थिति को लेकर कहा था। मैंने यही लाइन एड फाउंटेनहेड में डोमिनिक के ट्रायल में डाल दी थी। मैं बहुत बार निराश नहीं हुई, और जब हुई भी, तो यह निराशा कभी रात से ज्यादा नहीं चली। लेकिन एक बार, जब मैं दू फाउंटेनहेड लिख रही थी, तब मुझे इस दुनिया की हालत को लेकर इतनी गहरी हताशा महसूस हुई कि लगा जैसे मैं कभी इसे नहीं बदल पाऊंगी। उस रात फ्रैंक ने मुझसे घंटों बातें की। उसने मुझे समझाया कि दुनिया को उन लोगों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता जिनसे हम नफरत करते हैं।
उसके तर्क सुनकर मेरी हताशा दूर हो गई और फिर कभी इतनी गहरी नहीं आई। मैं किताबों को समर्पित करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना था कि एक किताब हर उस पाठक के लिए होती है जो इसे पढ़ने के लायक है। लेकिन उस रात मैंने फ्रैंक से कहा कि मैं दी फाउंटेनहेड उसे समर्पित करूंगी, क्योंकि उसने इसे बचाया था। मेरा सबसे खूबसूरत पल वह था जब लगभग 2 साल बाद फ्रैंक ने पहली बार किताब के पेज प्रूफ देखे। उन पन्नों पर ठोस, स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, फ्रैंक ओकॉनर के लिए। उसके चेहरे पर जो भाव था, वह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं इन 25 सालों में बदली हूं? नहीं, मैं वही हूं, बस पहले से ज्यादा मजबूत। क्या मेरे विचार बदले हैं? नहीं, मेरा मूल विश्वास, जीवन और इंसान को लेकर मेरा नजरिया कभी नहीं बदला। हाँ, इन विचारों को लागू करने की मेरी समझ और इसकी गहराई जरूर बढ़ी है। आज द फाउंटेन हेड के बारे में मेरी क्या राय है? मैं इस पर उतना ही गर्व महसूस करती हूं जितना उस दिन किया था, जब मैंने इसे लिखना पूरा किया था। क्या फाउंटेन हेड मेरे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था? 1 अक्टूबर 1963 को लुइस और क्लार्क कॉलेज में दिए गए अपने भाषण द गोल ऑफ माई राइटिंग से मैं एक उद्धरण देना चाहूंगा। मेरे लेखन का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्ति को दिखाना है। मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अपने आप में एक लक्ष्य। उपन्यास में जो भी शिक्षा, विचार या दर्शन है, वह केवल इस लक्ष्य को पूरा करने का एक साधन है। मैं ये साफ करना चाहूंगी। मेरा मकसद पाठकों को दर्शन सिखाना नहीं है। मेरा असली उद्देश्य हॉवर्ड रॉर्क या एटलस श्रग्ड के नायक का चित्रण करना है। मैं कहानियों के लिए लिखती हूं और पढ़ती भी हूं। कोई भी कहानी अच्छी है या नहीं, इसका मेरा मापदंड यह है, क्या मैं इन पात्रों से असल जिंदगी में मिलना चाहूंगी? क्या मैं इन घटनाओं को होते हुए देखना चाहूंगी? क्या यह कहानी खुद में एक ऐसा अनुभव है जिसे जीने का मन करे? चूंकि मेरा लक्ष्य एक आदर्श व्यक्ति को दिखाना है, इसलिए मुझे यह भी दिखाना था कि उसे बनने और जीने के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत होती है। चूंकि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके मूल विश्वासों का परिणाम होता है, इसलिए मुझे उन विचारों और मूल्यों को भी स्पष्ट करना पड़ा जो किसी आदर्श व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं और उसके कार्यों को प्रेरित करते हैं। इसका मतलब था कि मुझे एक तर्कसंगत नैतिकता को परिभाषित करना था। चूंकि इंसान समाज में रहता है और दूसरों के साथ संबंध रखता है, इसलिए मुझे यह भी दिखाना था कि कैसा समाज एक आदर्श व्यक्ति को जीने और काम करने की स्वतंत्रता देता है। यह समाज पूरी तरह से स्वतंत्र, उत्पादक और तर्कसंगत होना चाहिए, जो हर व्यक्ति की काबिलियत को पहचानता है और उसे आगे बढ़ने का मौका देता है। यही अहस्तक्षेप पूंजीवाद, लेसे फेयर कैपिटलिज्म है। लेकिन राजनीति, नैतिकता या दर्शन अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, न ही जिंदगी में और न ही साहित्य में। केवल इंसान ही अपने आप में एक लक्ष्य है। क्या मैं फाउंटेन हेड में कोई बदलाव करना चाहूंगी? नहीं, और इसलिए मैंने इसकी मूल रचना को ज्यों का त्यों रखा है। मैं चाहती हूं कि यह वैसा ही रहे जैसा मैंने इसे लिखा था। हालांकि इसमें एक छोटी गलती और एक संभावित रूप से भ्रमित करने वाला वाक्य है, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगी। फाउंटेन हेड में अर्थ से जुड़ी 2 गलतियां। पहली गलती रोर्क के न्यायालय में दिए गए भाषण में है, जहां ईगोटिस्ट शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि सही शब्द ईगोइस्ट होना चाहिए था। यह गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने एक डिक्शनरी, वेबस्टर का दैनिक उपयोग डिक्शनरी 1933 पर भरोसा किया, जिसने इन दोनों शब्दों की गलत परिभाषाएं दी थीं। उस समय ईगोटिस्ट मुझे मेरे इच्छित अर्थ के अधिक करीब लगा। हालांकि आधुनिक दार्शनिक भी इन शब्दों के गलत उपयोग के लिए डिक्शनरियों से अधिक दोषी हैं। दूसरी गलती रोर्क के भाषण के एक वाक्य में है। इस सरलतम आवश्यकता से लेकर उच्चतम धार्मिक अमूर्तता तक, पहिए से लेकर गगनचुंबी इमारत तक, हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हमारे पास है, वह मनुष्य के एक ही गुण से आता है, उसके तर्कशील दिमाग का कार्य। यह वाक्य धर्म या धार्मिक विचारों के समर्थन के रूप में गलत समझा जा सकता है। जब मैंने इसे लिखा था, तो मुझे थोड़ी झिझक हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि रॉर्क और मेरी नास्तिकता इतनी स्पष्ट है कि इसे कोई गलत नहीं समझेगा। खासकर क्योंकि मैंने इसमें कहा कि धार्मिक अमूर्तताएं मनुष्य के दिमाग की उपज है
न कि किसी अलौकिक रहस्य उद्घाटन, डिवाइन रेवलेशन की। हालांकि ऐसे मामलों में निहितार्थों, इम्प्लीकेशंस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरा आशय धर्म से नहीं, बल्कि अमूर्त विचारों की एक विशेष श्रेणी से था। वह अमूर्त मूल्य जो उच्च नैतिकता, उत्कृष्टता, कुलीनता, श्रद्धा और भव्यता को दर्शाते हैं। सदियों से धर्म ने इन मूल्यों को अपने अधीन कर लिया है। लेकिन यह सिर्फ धार्मिक नैतिकता की विशेष बातें नहीं हैं, बल्कि नैतिकता का संपूर्ण क्षेत्र है, यानी मनुष्य के लिए अच्छाई और बुराई का मापदंड। रोर्क और स्टोडर्ड के बीच एक बातचीत को अगर संदर्भ से बाहर देखा जाए तो इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। स्टोडर्ड ने कहा, आप एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, मिस्टर रोर्क, अपने तरीके से। मैं इसे आपकी इमारतों में देख सकता हूं। इस पर रोर्क ने जवाब दिया, यह सच है। यह पढ़कर ऐसा लग सकता है कि रोर्क खुद को किसी धार्मिक भावना से प्रेरित मानते हैं, लेकिन असल में स्टोडर्ड का मतलब यह था कि रोर्क अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। धर्म ने नैतिकता को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिससे यह साबित करना मुश्किल हो गया है कि तर्क और कारण से जुड़ा जीवन भी गहरी भावनाओं और महत्व से भरा हो सकता है। धर्म ने उच्च नैतिक अवधारणाओं को इस तरह से परिभाषित किया है कि वे इंसान की पहुंच से बाहर लगने लगती हैं। जैसे उत्कर्ष को आमतौर पर ईश्वर से जुड़ी भावना माना जाता है, पूजा का मतलब किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण समझा जाता है, श्रद्धा का अर्थ केवल पवित्र भक्ति से जोड़ा जाता है। लेकिन ये भावनाएं असल में किसी अलौकिक शक्ति पर निर्भर नहीं हैं। इन्हें एक इंसान भी बिना किसी धार्मिक भाव के अनुभव कर सकता है, जब वह अपने जीवन के उच्चतम मूल्यों के प्रति समर्पित होता है। फाउंटेन हेड में जिस भावना को दिखाया गया है उसे मनुष्य पूजा कहा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे धर्म का नया रूप बना दिया जाए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि मनुष्य का आत्मसम्मान, उसका आदर्शों के प्रति समर्पण और उसकी उत्कृष्टता की खोज ही असली प्रेरणा हो सकती है। आधुनिक सामूहिकतावादी विचारधाराएं, जैसे साम्यवाद या फांसीवाद, भगवान की जगह समाज को रख देती है, लेकिन वे भी बलिदान और आत्मत्याग की वही धार्मिक सोच अपनाती हैं। इसी तरह कुछ दार्शनिक विचारधाराएं यह मानती हैं कि वास्तविकता अनिश्चित है और इसे मनुष्य या समाज की इच्छाओं से बदला जा सकता है, जो भी असल में तर्कहीनता का ही एक रूप है। फाउंटेन हेड का असली संदेश यह है कि नैतिकता को धर्म की बेड़ियों से आजाद किया जाना चाहिए। यह दिखाता है कि मनुष्य अपने आदर्शों के प्रति समर्पित रहकर भी गहरी भावनाएं महसूस कर सकता है, और यही उसकी असली शक्ति है। यह विचार उन लोगों की मानसिकता को उजागर करता है जो मनुष्य की सच्ची क्षमता को पहचानने में असफल रहते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इस स्तर तक पहुंच सका हो। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सच्चे मनुष्य पूजक वे हैं जो इंसान की सर्वोच्च क्षमता को देखते हैं और उसे साकार करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत मनुष्य द्वेषी वे हैं जो इंसान को केवल एक कमजोर, भ्रष्ट और तुच्छ प्राणी मानते हैं और उसे कभी भी अपने बारे में बेहतर सोचने का अवसर नहीं देते। हर व्यक्ति को खुद के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ अपने अनुभवों से ही मिलता है। इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वे जो मनुष्य के आत्मसम्मान और उसकी खुशी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होते हैं, और वे जो इसे असंभव बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन में इन दो मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं, बिना इस बात को स्पष्ट रूप से पहचाने कि वे किस पक्ष में हैं। लेकिन इस संघर्ष से वास्तविकता नहीं बदलती। फाउंटेन हेड की भावना को सबसे अच्छे तरीके से उस उद्धरण के माध्यम से समझाया जा सकता है जो मेरी मूल पांडुलिपि के शीर्ष पर था, लेकिन जिसे मैंने प्रकाशित पुस्तक से हटा दिया। इसे हटाने का कारण यह था कि इसके लेखक फ्रेडरिक नीत्शे के दर्शन से मेरी असहमति थी। नीत्शे एक तर्कहीन और रहस्यवादी विचारक थे, जो ब्रह्मांड को एक अंधेरे और दुर्भावनापूर्ण रूप में देखते थे और तर्क को भावना या व्यक्तिगत इच्छा शक्ति के अधीन रखते थे। हालांकि एक कवि के रूप में नीत्शे ने कभी कभी, लेकिन लगातार नहीं, मनुष्य की महानता को गहराई से महसूस किया और उसे भावनात्मक रूप से व्यक्त किया। उनके उद्धरण में एक मनुष्य के आत्मसम्मान और उसकी आत्मश्रद्धा की भावना झलकती है। यह भावना वही है जिसे फाउंटेन हेड एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है।
कि आत्मसम्मान और महानता का एहसास किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के अपने भीतर से आना चाहिए। नीत्शे ने लिखा, यह कार्य नहीं, बल्कि विश्वास है जो यहां निर्णायक है और रैंक के क्रम को निर्धारित करता है। यह एक मौलिक निश्चितता है जो एक महान आत्मा के पास खुद के बारे में होती है, जिसे खोजा नहीं जाना चाहिए, जिसे पाया नहीं जाना चाहिए और शायद खोया भी नहीं जाना चाहिए। महान आत्मा के पास खुद के लिए श्रद्धा है। इतिहास में शायद ही कभी मनुष्य के इस दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है। आज यह दृष्टिकोण लगभग लुप्त हो चुका है, लेकिन यह वही भावना है जिसके साथ युवा अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। एक गहरी उम्मीद, यह एहसास कि उनका जीवन महत्वपूर्ण है, कि वे महान उपलब्धियों की क्षमता रखते हैं और कि आगे उनका इंतजार कर रही चीजें असाधारण हो सकती हैं। हर इंसान अपने जीवन की अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन धीरे धीरे समाज और हालात उसे बदलने लगते हैं। कुछ लोग पहले ही दबाव में झुक जाते हैं, कुछ समय के साथ अपनी ताकत और आत्मसम्मान खो देते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि यह कब हुआ। फिर समाज उन्हें सिखाता है कि समझदारी का मतलब अपने विचारों और मूल्यों से समझौता करना है। उन्हें समझाया जाता है कि सुरक्षित जीवन जीने के लिए अपने आत्मसम्मान को छोड़ना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते और अपनी सोच को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि अपने अंदर की रोशनी को बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा देनी चाहिए। हर इंसान अपने जीवन के शुरुआती दौर में यह सोचता है कि उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, वह बड़े काम कर सकता है और आगे उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन ऐसे विचारों को सही दिशा देने के लिए बहुत कम मार्गदर्शक होते हैं। फाउंटेन हेड उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी असली क्षमता को पहचान कर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह किताब मनुष्य की महानता को दिखाती है और यह समझाती है कि जीवन में कितना कुछ संभव है। हर पीढ़ी में कुछ ही लोग होते हैं जो इस सोच को पूरी तरह अपनाते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बाकी लोग अपने आत्मसम्मान और सपनों से समझौता कर लेते हैं और खुद को धोखा देते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई को समझते हैं और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखते हैं, वही दुनिया को आगे बढ़ाते हैं और जीवन को असली अर्थ देते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए मैंने हमेशा लिखा है, बाकी लोग मेरी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जब वे अपने सपनों से समझौता करते हैं तो वे मेरा नहीं, बल्कि खुद का नुकसान करते हैं। एन रैंड, न्यूयॉर्क, मई 1968। भूमिका। मैं वास्तुकला के इस महान पेशे और इसके महान लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इंसान की रचनात्मकता और प्रतिभा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी उनकी मेहनत और योगदान को अधिकतर लोग पहचान नहीं सके। मैं उन वास्तुकारों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस किताब के तकनीकी पहलुओं में मेरी मदद की। इस कहानी में किसी भी व्यक्ति या घटना का असली जीवन से कोई संबंध नहीं है। जो भी अखबारों की सुर्खियां इस उपन्यास में दिखती हैं, उन्हें मैंने 5 साल पहले पहली बार इस कहानी के प्रारंभिक मसौदे में खुद बनाया था। उनका किसी असली अखबार या लेख से कोई संबंध नहीं है। एन रैंड, 10 मार्च 1943। पार्ट 1। पीटर कीटिंग, चैप्टर 1। हावर्ड रोर्क हंस रहा था। वह एक चट्टान के किनारे पर बिना कपड़ों के खड़ा था। उसके नीचे एक झील थी। झील का पानी शांत था और चट्टानों पर फैले पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे वे उड़ रहे हों। पानी एकदम स्थिर था, लेकिन पत्थर जैसे बह रहे थे। चारों ओर शांति थी, जैसे कोई लड़ाई अचानक रुक गई हो। पत्थर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। झील बहुत गहरी थी। ऊपर से देखने पर वह सिर्फ एक पतली सी स्टील की अंगूठी जैसी दिख रही थी, जो चट्टानों को बीच से काट रही थी। चट्टानें इतनी गहरी थीं कि उनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वे आसमान से मिलती हुई लग रही थीं। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे यह खाली जगह में तैर रहा हो, सिर्फ उस आदमी के पैरों से जुड़ा हो जो चट्टान पर खड़ा था। हावर्ड रोर्क का शरीर लंबा और मजबूत था। उसकी रेखाएं सीधी और सख्त थीं। उसकी भुजाएं उसकी बगल में थीं, हथेलियां खुली हुई थीं। उसने अपने शरीर की ताकत महसूस की। कंधे मजबूत, गर्दन सीधी और हाथों में ताकत। हवा उसकी पीठ से टकरा रही थी और उसके बालों को ऊपर उड़ा रही थी। उसके बाल सुनहरे भी नहीं थे और न ही लाल, बल्कि पके हुए संतरे के छिलके जैसे थे।
उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा। उसे पता था कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे, कई सवाल होंगे, बहुत सी बातें तय करनी होंगी। लेकिन उसे यह भी पता था कि वह उन पर अभी नहीं सोचेगा। सब कुछ पहले से ही साफ था। उसे बस हंसने का मन कर रहा था। उसने खुद को सोचने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह भूल गया। वह ग्रेनाइट की चट्टानों को देखने लगा। उसका चेहरा शांत और सख्त था, जैसे प्रकृति का कोई नियम जिसे बदला नहीं जा सकता। उसकी आंखें भूरे रंग की थीं, ठंडी और स्थिर। उसके होंठ कसकर बंद थे, जैसे किसी संत या जल्लाद के हों। उसने चारों ओर देखा। उसने चट्टानों को देखा और सोचा, इन्हें काटकर दीवारें बनाई जा सकती हैं। उसने एक पेड़ देखा और सोचा, इसे काटकर लकड़ी की शहतीर बनाई जा सकती है। उसने जमीन पर जंग लगी लकीर देखी और सोचा, इसके नीचे लोहा होगा, जिसे पिघलाकर गर्डर बनाया जा सकता है। उसने सोचा, ये चट्टानें मेरे लिए यहां हैं। वे मेरी आवाज, मेरे औजारों, ड्रिल और डायनामाइट का इंतजार कर रही हैं। वे टूटने, आकार लेने और नया रूप पाने का इंतजार कर रही हैं। ये सब मेरे हाथों के इशारों की प्रतीक्षा कर रही हैं। हॉवर्ड रोर्क ने अपना सिर हिलाया। उसे वह सुबह याद आ गई थी, और यह भी कि अभी बहुत सारे काम करने थे। वह झील के किनारे पहुंचा, अपनी बाहें ऊपर उठाईं और नीचे पानी में गोता लगा दिया। वह सीधे झील के दूसरे किनारे तक तैर गया, जहां उसने अपने कपड़े छोड़े थे। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर डाली। 3 सालों से, जब से वह स्टैंटन में रह रहा था, यह जगह उसकी शांति का ठिकाना थी। जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, वह यहां तैरने, आराम करने और अकेले रहने आ जाता था। लेकिन इस बार यह आखिरी बार था। आज सुबह ही उसे स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने अपने कपड़े पहने, पुरानी डेनिम पतलून, सैंडल और एक छोटी आस्तीन की शर्ट, जिसके ज्यादातर बटन गायब थे। फिर वह पत्थरों के बीच एक संकरी पगडंडी से होते हुए नीचे सड़क पर चला गया। उसकी चाल धीमी लेकिन लापरवाह थी, जैसे उसे किसी चीज की फिक्र न हो। स्टैंटन शहर मैसाचुसेट्स के तट पर फैला हुआ था। यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, लेकिन यहां का सबसे बड़ा आकर्षण स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो एक पहाड़ी पर स्थित था। शहर की शुरुआत एक कूड़े के ढेर से होती थी, जहां से हल्का धुआं उठ रहा था। टिन के डिब्बे धूप में चमक रहे थे। सड़क किनारे पहले कुछ घर थे, फिर एक चर्च आया। यह एक गॉथिक शैली का चर्च था, जिसका नीला रंग फीका पड़ चुका था। इसके लकड़ी के बटरेस दिखावटी थे, क्योंकि वे किसी चीज का सहारा नहीं दे रहे थे। रंगीन कांच की भारी खिड़कियां नकली पत्थरों की जाली से ढकी थीं। आगे की सड़कों पर पुराने लकड़ी के घर थे, जिनके पोर्च और छतें किसी भी दिशा में मुड़ी हुई थीं। सफेद पर्दे खिड़कियों पर लहरा रहे थे और कुछ जगहों पर गंदगी फैली थी। एक कूड़े का डिब्बा भरा हुआ था और एक बूढ़ा पेकिनीज कुत्ता पास बैठा था, जिसके मुंह से लार टपक रही थी। जब रोर्क वहां से गुजरा, तो कई लोग उसे देखने लगे। कुछ की आंखों में नाराजगी थी, लेकिन वे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद उसकी मौजूदगी ही कुछ लोगों में अजीब सी नफरत जगा देती थी। लेकिन रॉर्क ने किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए यह सड़कें खाली थीं। वह बिना किसी चिंता के वहां नंगा भी चल सकता था, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। शहर के बीचों बीच एक चौड़ी हरी जगह थी, जिसके चारों ओर दुकानों की कतार थी। दुकानों की खिड़कियों पर नए पोस्टर लगे थे। 22 की कक्षा में आपका स्वागत है। शुभकामनाएं, 22 की कक्षा। स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 22वीं कक्षा आज अपना दीक्षांत समारोह मना रही थी। रोर्क एक गली में मुड़ा और एक टीले पर स्थित एक पुराने घर की ओर बढ़ा। यह श्रीमती कीटिंग का घर था, जहां वह 3 साल से रह रहा था। श्रीमती कीटिंग पोर्च पर खड़ी थीं और पिंजरे में कैनरी पक्षियों को खिला रही थीं। जैसे ही उन्होंने रोर्क को देखा, उनका मोटा हाथ हवा में रुक गया। उन्होंने उसे गौर से देखा और अपने चेहरे पर सहानुभूति लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश बनावटी लग रही थी। रोर्क चुपचाप पोर्च पार करने लगा, लेकिन उन्होंने उसे रोक लिया। मिस्टर रोर्क? रोर्क ने रुककर जवाब दिया। हाँ? हॉवर्ड रोर्क दरवाजे पर खड़ा था। मिसेस कीटिंग ने उसकी तरफ देखा और हल्की उदासी भरी आवाज में बोली, मिस्टर रोर्क, मुझे बहुत अफसोस है, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए।
रोर्क ने बिना किसी भाव के पूछा, क्या संस्थान से तुम्हारा निष्कासन? वह थोड़ा झिझकी। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मैं चाहता हूं कि तुम ये जानो कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूं। रोर्क उसे देखता रहा। उसकी नजरें बिल्कुल स्थिर थीं, मानो वो उसे देख भी रहा था और नहीं भी। मिसेस कीटिंग को महसूस हुआ कि ये वही नजर थी जो लोगों को ऐसा महसूस कराती थी जैसे वे वहां हैं ही नहीं। रॉर्क ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बोली, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि अगर कोई दुनिया में परेशान होता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी अपनी गलती होती है। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, अब तो तुम्हें आर्किटेक्ट बनना छोड़ना पड़ेगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं। एक युवा आदमी कहीं भी नौकरी कर सकता है। क्लर्क बन सकता है, सेल्समैन बन सकता है या और भी बहुत कुछ कर सकता है। रोर्क ने जाने के लिए कदम बढ़ाया। ओह, मिस्टर रोर्क, उन्होंने आवाज दी। रोर्क रुका। हाँ? जब तुम बाहर थे, डीन ने तुम्हें बुलाया था। मिसेस कीटिंग को उम्मीद थी कि अब शायद रोर्क के चेहरे पर कोई भाव आएगा, शायद कोई टूटने का संकेत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ? रोर्क ने पूछा। डीन ने खुद, अपने सचिव के जरिए? वह अपने शब्दों को जोर देकर बोल रही थी, मानो यह कोई बड़ी बात हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब तुम वापस आओ तो तुरंत उनसे मिलो। धन्यवाद। तुम्हें क्या लगता है कि डीन को तुमसे क्या काम है? मुझे नहीं पता। मिसेस कीटिंग को लगा कि उसने सिर्फ कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन असल में वो कहना चाहता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर अचानक बोली, वैसे पीटी आज ग्रेजुएट हो रहा है। ये बात उन्होंने बिना किसी संदर्भ के कह दी। आज? ओह, हाँ, आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। वह मुस्कुराई। मैंने अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया, लेकिन मैं शिकायत नहीं कर रही। मैं वैसे लोगों में से नहीं हूं। पीटी बहुत अच्छा लड़का है। वह वहीं खड़ी रही। उनकी भारी कदकाठी उनकी सूती पोशाक के नीचे कसकर बंधी हुई लग रही थी, जैसे उनकी चर्बी कलाइयों और टखनों तक पहुंच गई हो। मिसेस कीटिंग जोश में अपनी पसंदीदा बातों पर आगे बढ़ गई। लेकिन बेशक मैं शेखी बघारने वालों में से नहीं हूं। कुछ मांगें भाग्यशाली होती हैं और कुछ नहीं। हम सभी अपनी सही जगह पर हैं। फिर थोड़ा रुककर अपनी खुशी जताते हुए बोली, अब देखना पीटी को, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा खुद को काम में थका डाले। मैं उसके हर छोटे से छोटे कामयाबी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन अगर वो इस पूरे अमेरिका का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट नहीं बना तो उसकी मां इसका कारण जानना चाहेगी। रोर्क जाने के लिए आगे बढ़ा। ओह, लेकिन मैं ये क्या कर रही हूं? तुमसे इतनी बातें कर रही हूं। वह हंसते हुए बोली, तुम्हें जल्दी से तैयार होना चाहिए। डीन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह दरवाजे के पास खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही। उसका दुबला पतला शरीर उनके साफ सुथरे पार्लर से गुजर रहा था। वह हमेशा से उसे देखकर थोड़ा असहज महसूस करती थीं। एक अजीब सा डर था उनके मन में, मानो वह अचानक अंदर आएगा और उनकी कॉफी टेबल, चीनी के फूलदान और तस्वीरें गिराकर तोड़ देगा। रॉर्क ने कभी ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वह हमेशा इसकी उम्मीद करती रही। रॉर्क सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। कमरा बड़ा और खाली था। दीवारें सफेद चमक रही थीं। मिसेस कीटिंग को कभी एहसास नहीं हुआ था कि रॉर्क सच में वहां रहता था। उसने कभी कोई और सामान नहीं जोड़ा। जो भी चीजें वहां थीं, वो सिर्फ जरूरत भर की थीं। न कोई तस्वीर, न कोई सजावट, न कोई निजी एहसास। बस एक ही चीज थी, चित्रों का ऊंचा ढेर। कपड़े बहुत कम थे, लेकिन चित्र बहुत सारे थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि उस कमरे में रोर्क नहीं, बल्कि वे चित्र रहते हैं। रोर्क उन चित्रों के पास गया। यही वह चीज थी जिसे वह सबसे पहले पैक करने वाला था। उसने एक स्केच उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने चौड़ी चादरों को देखा। वे ऐसी इमारतों के डिजाइन थे जो धरती पर कभी बनी ही नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी पहले जन्मे इंसान द्वारा बनाई गई पहली इमारतें हों, जिसने इससे पहले किसी और का निर्माण देखा ही न हो। उन डिजाइनों के बारे में कुछ भी साधारण नहीं था। वे बस वैसे ही थे जैसे उन्हें होना चाहिए था, बिना किसी बनावटी नियमों के, बिना किसी किताबों में लिखे नक्शों के।
वे हॉवर्ड रोर्क थे। उसकी आंखें अचानक एक स्केच पर टिक गईं। ये डिजाइन उसे कभी संतोषजनक नहीं लगा था। ये उसका अपना अभ्यास था, स्कूल के असाइनमेंट से अलग। जब भी उसे कोई दिलचस्प जगह दिखती, वह रुककर सोचता कि वहां कैसी इमारत होनी चाहिए। इस डिजाइन पर उसने कई रातें बिताई थीं, सोचते हुए कि इसमें क्या कमी है। लेकिन आज अचानक, बिना किसी तैयारी के, उसे देखते ही उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने स्केच को टेबल पर फेंका, झुककर उसे देखा और अपनी पेंसिल उठाई। फिर उसने सीधे तेज रेखाएं खींचनी शुरू की, अपनी परफेक्ट ड्राइंग पर। वह बीच बीच में रुककर उसे देखता। उसकी उंगलियां कागज पर दबी रहती, मानो उसने उस इमारत को अपने हाथों में पकड़ रखा हो। रोर्क के हाथ लंबे थे, उंगलियां पतली और मजबूत, उभरी हुई नसें और हड्डियों के जोड़ साफ नजर आते थे। 1 घंटे बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए, वह अचानक मुड़ा। मिस्टर रोर्क। मिसेस कीटिंग दहलीज पर खड़ी उसे घूर रही थी। आखिर आप क्या कर रहे हैं? रोर्क ने उनकी ओर देखा और याद करने की कोशिश की कि वह कौन थी। डीन के बारे में क्या ख्याल है? मिसेस कीटिंग ने गहरी सांस ली। डीन, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? ओह, रोर्क ने कहा। ओह, हाँ, मैं भूल गया। तुम भूल गए? हाँ, उनकी आवाज में आश्चर्य था और मिसेस कीटिंग खुद उसके इस जवाब से चौंक गईं। ठीक है, मैं बस इतना ही कह सकती हूं, उन्होंने रूखेपन से कहा। यह तुम्हारे लिए सही है, लेकिन जब दीक्षांत समारोह 4:30 बजे शुरू हो रहा है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा? मैं तुरंत जाऊंगा, मिसेस कीटिंग। लेकिन यह केवल जिज्ञासा नहीं थी जो उसे जाने के लिए मजबूर कर रही थी, बल्कि एक छुपा हुआ डर भी था, कहीं बोर्ड का फैसला बदल न जाए। वह हॉल के आखिर में बने बाथरूम में गया। आईने में उसने खुद को देखा, अपने हाथ धोते हुए, अपने सीधे और बिखरे बालों को ठीक करते हुए। फिर वह बाहर आया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। मिस्टर रोर्क, मिसेस कीटिंग ने उसके कपड़ों की ओर इशारा किया। क्या आप ऐसे ही जाने वाले हैं? क्यों नहीं, लेकिन यह तुम्हारा डीन है। अब और नहीं, मिसेस कीटिंग। उसका जवाब सुनकर मिसेस कीटिंग हैरान रह गई, क्योंकि उसने ये ऐसे कहा जैसे उसे सच्ची खुशी मिली हो। स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक पहाड़ी पर बना था। इसकी विशाल खंभे वाली इमारत पूरे शहर पर एक मुकुट की तरह थी। यह किसी मध्ययुगीन किले जैसा दिखता था। मोटी ईंट की दीवारें, ऊंची मीनारें और संकरी खिड़कियां, जो कभी तीरंदाजों के लिए बनाई गई थीं। अगर कभी ऐसा वक्त आता कि इस संस्थान को किसी युद्ध से बचाना पड़े, तो यह किला पूरी तरह तैयार था। ऊपर से उबलता तेल गिराने के लिए बुर्ज बने हुए थे। इमारत के केंद्र में एक भव्य चर्च था, जिसकी ऊंची दीवारें प्रकाश और हवा को रोकती थीं। डीन का कार्यालय किसी पुराने चैपल की तरह था, जहां रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से आती हल्की धूप एक अजीब सी छाया बना रही थी। इन कांचों पर संतों की तस्वीरें बनी थीं, उनकी भुजाएं कोहनी पर मुड़ी हुई थीं। कमरे में एक चिमनी थी, जिसका कभी उपयोग नहीं किया गया था। उसके दोनों कोनों पर 2 पत्थर की मूर्तियां बैठी थीं, जिन पर लाल और बैंगनी रोशनी पड़ रही थी। चिमनी के ऊपर पार्थेनन की एक तस्वीर टंगी थी, जिसके बीचों बीच हल्की हरी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही रोर्क ने कार्यालय में कदम रखा, उसने देखा कि डीन की आकृति उसकी डेस्क के पीछे हल्की सी धुंधली लग रही थी, मानो कोई छवि उकेरी गई हो। वह एक छोटे मोटे सज्जन व्यक्ति थे, जिनका भारी शरीर एक अजीब सी गरिमा में बंधा हुआ था। हाँ, हाँ, रोर्क, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो, कृपया। रोर्क चुपचाप बैठ गया। डीन ने अपनी उंगलियां अपने पेट पर मोड़ी और उस दलील का इंतजार करने लगे, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लेकिन कोई दलील नहीं आई। डीन ने गला साफ किया और बोले, सुबह जो हुआ, उसके लिए खेद जताना शायद जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरी ईमानदारी को पहले से ही समझते हो। बिल्कुल अनावश्यक, रोर्क ने शांत स्वर में कहा। डीन ने उसे संदेह से देखा, लेकिन फिर भी आगे बोले, मैंने तुम्हारे खिलाफ वोट नहीं दिया। मैंने तो मतदान से परहेज किया। लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि बैठक में तुम्हारे कुछ समर्थक भी थे। वे ज्यादा नहीं थे, लेकिन अपने फैसले को लेकर दृढ़ थे।
तुम्हारे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए बहुत बहस की। तुम्हारे गणित के प्रोफेसर ने भी तुम्हारा समर्थन किया। लेकिन फिर भी बहुमत उन लोगों का था जिन्होंने तुम्हारे निष्कासन के पक्ष में वोट दिया। तुम्हारे डिजाइन प्रोफेसर प्रोफेसर पीटरकिन ने धमकी दी कि अगर तुम्हें निकाला नहीं गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। सच कहूं तो तुमने प्रोफेसर पीटरकिन को बहुत नाराज कर दिया था। हां, रोर्क ने शांत स्वर में कहा। यही तो दिक्कत थी। डीन ने कहा, तुम्हारा आर्किटेक्चरल डिजाइन को लेकर रवैया सही नहीं था। तुमने इस विषय को वो सम्मान नहीं दिया जिसका यह हकदार था। लेकिन फिर भी तुमने इंजीनियरिंग विज्ञानों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक आर्किटेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें इतनी गहराई तक जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपने पेशे के कलात्मक और प्रेरणादायक पक्ष पर ध्यान देना चाहिए था, न कि केवल तकनीकी और गणितीय पहलुओं पर। तुम एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, न कि एक सिविल इंजीनियर। अब इस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है, रोर्क ने कहा। यह सब अतीत की बात हो चुकी है। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, रोर्क। तुम्हें निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी गई थी। मुझे चेतावनी दी गई थी। रोर्क ने सहमति में सिर हिलाया। डीन कुर्सी पर थोड़ा असहज होकर हिले। रोर्क की नजरें विनम्रता से उन पर टिकी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिसने डीन को बेचैन कर दिया। डीन ने खुद से सोचा, यह जिस तरह से मुझे देख रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह पूरी तरह से सामान्य और शिष्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहां हूं ही नहीं। डीन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें जो भी असाइनमेंट दिया गया, हर डिजाइन जिसे बनाने का काम सौंपा गया, तुमने उसे अपने ही अंदाज में बना डाला। तुम्हारा हर प्रोजेक्ट उसी उसी विचित्र शैली में था। मैं इसे शैली भी नहीं कह सकता। यह हमारे पढ़ाए गए हर सिद्धांत के खिलाफ था, कला की सभी स्थापित परंपराओं के खिलाफ। तुम सोच सकते हो कि तुम आधुनिक आर्किटेक्ट हो, लेकिन यह आधुनिकता भी नहीं है। यह तो यह तो सरासर पागलपन है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रोर्क ने शांतिपूर्वक कहा। जब आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिले जिनमें आप अपनी मर्जी की शैली चुन सकते थे, तो आपने हमेशा कुछ अलग और अनोखा बनाया। सच कहूं तो आपके प्रोफेसर आपको पास कर देते थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जब आपको कोई ऐतिहासिक शैली में डिजाइन बनाने को कहा गया, जैसे ट्यूडर चैपल या फ्रेंच ओपेरा हाउस, और आपने इसके बदले ढेर सारे बक्सों जैसा कोई डिजाइन बना दिया, तो क्या आप इसे एक असाइनमेंट का सही उत्तर मानेंगे या साफ साफ अवज्ञा? यह अवज्ञा थी, रोर्क ने सीधे कहा। हम आपको एक और मौका देना चाहते थे, क्योंकि बाकी सभी विषयों में आपका प्रदर्शन शानदार था। लेकिन जब आपने यह सबमिट किया, डीन ने अपनी मुट्ठी एक कागज पर मारी। यह आपके फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, एक पुनर्जागरण विला। और आपने क्या बनाया? कांच और कंक्रीट का एक घर। मेरे बेटे, यह बहुत ज्यादा था। डीन ने उस शीट की ओर इशारा किया जिस पर एक इमारत का चित्र बना था, एक आधुनिक कोणीय डिजाइन। कोने में साफ लिखा था, हॉवर्ड रोर्क। अब बताओ, तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें पास कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, रोर्क ने शांत स्वर में कहा। तुमने हमें कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। स्वाभाविक रूप से अभी तुम्हें हम पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, रोर्क ने शांत स्वर में कहा। डीन थोड़े असहज हुए। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। आमतौर पर मैं ऐसी चीजों को खुद पर हावी नहीं होने देता, लेकिन इस बार मैंने गलती की। मुझे तुम्हारे निकालने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत पहले ही यहां से चले जाना चाहिए था। अरे अरे, निराश मत हो। यही सही रवैया नहीं है, डीन ने कहा। उनकी आवाज में थोड़ी गर्मजोशी थी, खासकर तब जब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वह सुनोगे। डीन हल्का सा मुस्कुराए और थोड़ा आगे झुके, जैसे कोई गोपनीय बात कहने जा रहे हों। असल में मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूं। मैंने खुद राष्ट्रपति से बात की थी। वे बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी, खैर, वे कोई वादा नहीं कर सकते। पर देखो, अगर तुम 1 साल का ब्रेक ले लो, इस पर सोचो, थोड़ा परिपक्व बनो, तो शायद हम तुम्हें वापस ले सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता,
लेकिन तुम्हारे शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए यह संभव है। रोर्क मुस्कुराया, लेकिन यह कोई खुशी या आभार की मुस्कान नहीं थी। यह एक शांत सरल मुस्कान थी, मानो यह सब सुनना उसके लिए मजेदार हो। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे समझा, रोर्क ने कहा। डीन चौंक गए। क्या मतलब? आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं वापस आना चाहता हूं? क्या? मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे यहां और कुछ नहीं सीखना है। डीन का चेहरा सख्त हो गया। मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने कहा। अब इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। यह आपकी चिंता की बात नहीं है, रोर्क ने कहा। कृपया खुद ही समझाओ, डीन ने कहा। रोर्क, अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं एक आर्किटेक्ट, वास्तुकार बनना चाहता हूं, कोई पुरातत्वविद नहीं। मुझे पुराने जमाने की इमारतें बनाने का कोई मतलब नहीं दिखता। जब मैं कभी उन्हें बनाऊंगा ही नहीं, तो उन्हें डिजाइन करना क्यों सीखूं? डीन, बेटे, पुनर्जागरण, रेनेसांस की शानदार वास्तुकला अभी भी जिंदा है। इस शैली के घर आज भी बनाए जा रहे हैं। रोर्क, हां, बनाए जा रहे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। डीन, अरे अरे, ऐसा मत कहो, यह तो बच्चों जैसी बात हो गई। रोर्क, मैं यहां निर्माण, कंस्ट्रक्शन सीखने आया हूं। जब मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो मेरे लिए उसकी अहमियत सिर्फ इतनी होती है कि मैं उसे हल कर सकूं, जैसे मैं अपने भविष्य के असली प्रोजेक्ट्स हल करूंगा। मैंने यहां वही सीखा है जो मुझे सीखना था, संरचनात्मक विज्ञान, स्ट्रक्चरल साइंस, जिसे आप लोग स्वीकार नहीं करते। अब 1 साल और बर्बाद करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। डीन चाहता था कि यह बातचीत शांति से पूरी हो, लेकिन अब वह यह चाहता था कि रोर्क कोई भावना दिखाए। उसे रोर्क का इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ होना अजीब लग रहा था। डीन, क्या तुम सच में यह सोच रहे हो कि तुम इस तरह की इमारतें बनाओगे जब तुम एक वास्तुकार बनोगे? रोर्क, हां। डीन, लेकिन तुम्हें कौन काम देगा? रोर्क, मुद्दा यह नहीं है कि कौन मुझे काम देगा, मुद्दा यह है कि कौन मुझे रोक सकता है। डीन, देखो, यह बहुत गंभीर बात है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे पहले इस बारे में लंबी बातचीत नहीं की। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे बीच में मत टोकना। तुमने कुछ आधुनिक इमारतें देखी हैं और उनसे प्रेरित हो गए हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि यह आधुनिक आंदोलन, मॉडर्न मूवमेंट, बस एक फैशन की तरह है जो कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा? वास्तुकला की सारी सुंदरता पहले ही बनाई जा चुकी है। महान वास्तुकारों ने हर शैली में एक खजाना छोड़ा है। हम कौन होते हैं उसमें बदलाव करने वाले? हमारा काम सिर्फ उन्हीं की बनाई चीजों को सम्मानपूर्वक दोहराना है। रोर्क, क्यों? डीन को लगा कि रोर्क ने सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोला है, लेकिन उसमें एक सवाल छिपा था। डीन, यह तो खुद ही साबित है। रोर्क, खिड़की की ओर इशारा करते हुए, देखो, बाहर देखो। क्या तुम कॉलेज का कैंपस और शहर देख सकते हो? वहां कितने लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि वे वास्तुकला के बारे में क्या सोचते हैं या उनके दादा दादी क्या सोचते थे। डीन, लेकिन यह हमारी परंपरा है। रोर्क, क्यों? डीन, हे भगवान, क्या तुम इतनी सरल बात भी नहीं समझ सकते? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों चाहते हैं कि मैं इसे शानदार वास्तुकला मानूं? उसने पार्थेनन की तस्वीर की ओर इशारा किया। डीन ने जवाब दिया, यह पार्थेनन है। तो यह है, रोर्क ने शांत स्वर में कहा। डीन चिढ़कर बोला, मेरे पास ऐसे मूर्खतापूर्ण सवालों में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। ठीक है, फिर? रोर्क खड़ा हो गया। उसने डेस्क से एक लंबा स्केल उठाया और तस्वीर के पास चला गया। क्या मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इसमें क्या गलत है? डीन गुस्से में बोला, यह पार्थेनन है। हां, भगवान की कसम, यह पार्थेनन है। रोर्क ने स्केल से तस्वीर के शीशे पर हल्की चोट की। देखो, रोर्क ने समझाना शुरू किया, इन प्रसिद्ध स्तंभों पर की गई नक्काशी को देखो। वे पहले लकड़ी के खंभों में जोड़ों को छिपाने के लिए बनाए जाते थे, लेकिन यहां वे संगमरमर में दोहराए गए हैं, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ट्राइग्लिफ्स देखो, ये लकड़ी के बीम के संकेत हैं, जो तब बनाए जाते थे जब लोग लकड़ी की झोपड़ियां बनाते थे। लेकिन यहां यूनानियों ने संगमरमर से लकड़ी के ढांचे की नकल कर दी, सिर्फ इसलिए कि पहले ऐसा ही किया जाता था। फिर पुनर्जागरण के स्वामी आए
और उन्होंने संगमरमर की इन नकलों की प्लास्टर में नकल कर दी। अब हम स्टील और कंक्रीट में उन्हीं प्लास्टर की नकलें बना रहे हैं। ये सब क्यों? डीन ध्यान से उसे देख रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था, लेकिन यह शब्दों से ज्यादा रोर्क के उन्हें कहने के तरीके की वजह से था। नियम? रोर्क ने आगे कहा, मेरा एक ही नियम है। एक सामग्री से जो किया जा सकता है, वह दूसरी से नहीं किया जाना चाहिए। हर सामग्री अलग होती है, हर स्थान अलग होता है, हर इमारत का उद्देश्य अलग होता है। उद्देश्य, स्थान और सामग्री ही आकार तय करते हैं। कोई भी चीज सुंदर और तर्कसंगत तभी हो सकती है जब वह एक मुख्य विचार पर आधारित हो और उसका हर हिस्सा उसी विचार को दर्शाए। एक इमारत एक जीवित इंसान की तरह होती है। उसकी आत्मा उसकी सच्चाई से आती है। उसे अपना अस्तित्व उधार नहीं लेना चाहिए। निर्माता उसे आत्मा देता है और हर दीवार, खिड़की और सीढ़ी उस आत्मा को व्यक्त करती है। डीन ने विरोध किया, लेकिन अभिव्यक्ति के सभी उचित रूप तो बहुत पहले ही खोजे जा चुके हैं। रोर्क ने गंभीरता से जवाब दिया, अभिव्यक्ति? किसकी? पार्थेनन का उद्देश्य उसके लकड़ी के पूर्वज से अलग था। एक एयरलाइन टर्मिनल का उद्देश्य पार्थेनन से अलग है। हर संरचना का अपना अर्थ होता है। हर व्यक्ति अपना अर्थ, अपना रूप और अपना लक्ष्य खुद बनाता है। लेकिन फिर भी यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि दूसरों ने क्या किया है? किसी चीज को केवल इसलिए पवित्र क्यों मान लिया जाए कि वह तुम्हारी अपनी नहीं है? अगर कोई व्यक्ति सही है, तो उसे दूसरों की संख्या से क्यों तौला जाता है? क्यों सत्य को गणित का एक साधारण जोड़ घटाव बना दिया जाता है? और हर चीज को जबरदस्ती एक दूसरे में फिट करने के लिए क्यों तोड़ा जाता है? मुझे इसका कारण नहीं पता। मैं यह समझना चाहता हूं। डीन ने थक कर कहा, भगवान के लिए बैठ जाओ, यह बेहतर होगा। क्या तुम स्केल नीचे रख दोगे? धन्यवाद। अब मेरी बात सुनो। किसी ने भी आधुनिक तकनीक के महत्व को नकारा नहीं है। हमें अतीत की सुंदरता को वर्तमान की जरूरतों के अनुकूल बनाना सीखना चाहिए। हमें सामूहिकता में विश्वास रखना चाहिए, जहां हर व्यक्ति सभी के साथ सहयोग करता है और बहुमत के मानकों को अपनाता है। लेकिन देखिए, रोर्क ने शांति से कहा, मेरे पास, मान लीजिए, जीने के लिए 60 साल हैं। उसमें से ज्यादातर समय काम करने में ही बीत जाएगा। मैंने वह काम चुना है जो मैं करना चाहता हूं। अगर मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती, तो मैं खुद को 60 साल की यातना के लिए दोषी ठहरा रहा हूं। और मुझे खुशी तभी मिल सकती है जब मैं अपना काम अपने हिसाब से सबसे बढ़िया तरीके से करूं। लेकिन सबसे बढ़िया मानकों का मामला है और मैं अपने खुद के मानक तय करता हूं। मुझे कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। मैं किसी परंपरा के अंत में नहीं हूं। शायद मैं किसी परंपरा की शुरुआत में खड़ा हूं। आप कितने साल के हैं? डीन ने पूछा। 22। रोर्क ने कहा, काफी माफ करने लायक। डीन ने कहा और राहत महसूस की, तुम इस सोच से आगे निकल जाओगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पुराने मानक हजारों सालों से चले आ रहे हैं और किसी ने उन्हें सुधार नहीं पाया। तुम्हारे आधुनिकतावादी कौन हैं? बस ध्यान आकर्षित करने वाले लोग। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकते हो जिसने कोई स्थायी पहचान बनाई हो? हेनरी कैमरून को देखो, एक महान वास्तुकार, 20 साल पहले। अब क्या है? भाग्यशाली हो तो साल में एक बार कोई गैरेज बनाने का काम मिल जाए। एक आवारा, शराबी। हम हेनरी कैमरून पर चर्चा नहीं करेंगे। रोर्क ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ओह, क्या वह तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं, लेकिन मैंने उसकी इमारतें देखी हैं। और तुम्हें वे कैसी लगी? मैंने कहा, हम हेनरी कैमरून पर चर्चा नहीं करेंगे। डीन कुछ पल रुका, फिर बोला, ठीक है, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रहा हूं। मैं ऐसे छात्रों से बात करने का आदी नहीं हूं जो तुम्हारी तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने जीवन को बर्बाद करते हुए भी नहीं देख सकता। डीन ने सोचा कि उसने रॉर्क के लिए गणित के प्रोफेसर से वादा क्यों किया था। प्रोफेसर ने सिर्फ इतना कहा था, यह, और रॉर्क के प्रोजेक्ट की ओर इशारा करते हुए बोले, एक महान व्यक्ति है। डीन ने सोचा, एक महान व्यक्ति या फिर एक अपराधी। दोनों ही उसे स्वीकार्य नहीं थे। डीन को रॉर्क के अतीत की बातें याद आईं। उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। जब इस बारे में पूछा गया तो उसने उदासीनता से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं।
हो सकता है कि हों, लेकिन मुझे नहीं पता। उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, न ही बिरादरी का हिस्सा बना। उसने हाई स्कूल और संस्थान में 3 साल तक काम किया। बचपन से ही वह बिल्डिंग ट्रेड में मजदूरी कर रहा था। प्लास्टरिंग, प्लम्बिंग, स्टील का काम, जो भी मिला, उसने छोटे शहरों से होते हुए बड़े शहरों तक काम किया। पिछली गर्मियों में डीन ने उसे बोस्टन में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत पर काम करते देखा था। उसका दाहिना हाथ कुशलता से, बिना किसी प्रयास के, आखिरी क्षण में आग की गर्म कील को पकड़ने के लिए झूल जाता, जैसे वह उसकी ओर बढ़ते खतरे को पहले से भांप लेता हो। डीन ने धीरे से कहा, देखो रोर्क, तुमने अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है। अब तुम्हारे पास बस 1 साल बचा है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तुम्हारी तरह के छात्र के लिए। तुम्हें अपने करियर के व्यावहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आर्किटेक्ट होना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह समाज के एक बड़े ताने बाने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। आज की दुनिया में और खासकर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलकर काम करना सबसे जरूरी है। क्या तुमने कभी अपने संभावित ग्राहकों के बारे में सोचा है? रोर्क ने जवाब दिया, हाँ, सोचा है। डीन बोले, ग्राहक ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। वह तुम्हारे बनाए घर में रहेगा। तुम्हारा मुख्य काम उसकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करना है। तुम्हें उसे एक ऐसा घर देना चाहिए जो उसकी उम्मीदों के अनुसार हो। एक अच्छा आर्किटेक्ट वही होता है जो ग्राहक की पसंद को समझे और उसे सुंदर रूप में प्रस्तुत करे। क्या तुम ऐसा नहीं मानते? रोर्क ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं यह नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मेरा मकसद किसी ग्राहक की सेवा करना होना चाहिए। मैं घर बनाने के लिए घर नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे निर्माण करना पसंद है। मैं क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं काम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है। जो लोग मेरे काम को पसंद करेंगे, वे खुद मेरे पास आएंगे। डीन चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार दूसरों पर थोपना चाहते हो? रोर्क बोले, नहीं, मैं जबरदस्ती करने की बात नहीं कर रहा। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा कि वह मेरी तरह सोचे। जो लोग मेरी शैली पसंद करेंगे, वे खुद मेरे पास आएंगे। डीन को अब समझ आया कि उन्हें रोर्क के व्यवहार में क्या अजीब लग रहा था। उन्होंने कहा, अगर तुम दूसरों से इस तरह बात करते हो, तो तुम ज्यादा आत्मविश्वासी लगोगे। लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं है कि मैं तुमसे सहमत हूं या नहीं, है ना? रोर्क ने सिर हिलाया। हां, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं। डीन को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने कहा, तो तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि लोग तुम्हारी तरह सोचें? रोर्क ने कहा, बिल्कुल नहीं। डीन को यह बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने जोर से कहा, यह तो बहुत गलत है। यह तो किसी तरह की निर्दयता है। रोर्क ने बस कंधे उचका दिए और कहा, शायद, मुझे नहीं पता। डीन गुस्से में बोले, अब मैं समझ गया हूं। इस बातचीत के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आर्किटेक्चर का पेशा तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं बाकी लोगों से सहमत हूं। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए। तुम एक खतरनाक इंसान हो। रॉर्क ने बस एक सीधा सा सवाल किया, किसके लिए? डीन ने कोई जवाब नहीं दिया और खड़े हो गए, यह इशारा करते हुए कि बातचीत खत्म हो चुकी है। रॉर्क कमरे से बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे लंबे गलियारे से होता हुआ सीढ़ियों से नीचे लॉन की तरफ बढ़ा। वह पहले भी डीन जैसे कई लोगों से मिल चुका था और उसने कभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं की थी। वह बस इतना जानता था कि उसके और उनके विचारों में बहुत बड़ा अंतर था। पहले यह बात उसे परेशान करती थी, लेकिन अब वह इसकी परवाह नहीं करता था। हालांकि वह हमेशा इमारतों में एक पैटर्न खोजने की कोशिश करता था, एक ऐसा पैटर्न जो किसी विचार पर आधारित हो। उसी तरह वह लोगों के विचारों में भी कोई मुख्य कारण ढूंढना चाहता था। उसे खुद के विचारों की स्पष्ट समझ थी, लेकिन वह दूसरों के सोचने के तरीके को समझ नहीं पाता था। वह यह भी नहीं जानता था कि उसे इसकी परवाह करनी चाहिए या नहीं। लेकिन चलते चलते उसकी नजर दोपहर की धूप पर पड़ी, जो कॉलेज की ईंट की दीवार के एक हिस्से पर पड़ रही थी। उसने देखा कि धूप उस चूना पत्थर की सतह पर कितनी खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसने बाकी सब कुछ भूलकर बस ये सोचना शुरू कर दिया
कि वह इस पत्थर से क्या बना सकता है। उसने एक चौड़े कागज की शीट के बारे में सोचा, जिस पर वह अपनी कल्पना को उकेर सके। उसकी आंखों के सामने एक इमारत की तस्वीर उभरने लगी, जिसकी दीवारें ग्रे पत्थर की बनी थीं और जिनमें लंबे शीशे लगे थे, जिनसे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वह उस चित्र को साफ साफ देख सकता था। और फिर उसने अपने मन में उस कागज के एक कोने में एक हस्ताक्षर देखा। हॉवर्ड रॉर्क। चैप्टर 2, आर्किटेक्चर। मेरे दोस्तों, एक महान कला है जो दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है, सौंदर्य और उपयोगिता। इन दोनों का संबंध तीन शाश्वत बातों से है: सत्य, प्रेम और सौंदर्य। सत्य हमारी कला की परंपराओं से जुड़ा है। प्रेम हमारे साथी इंसानों से, जिनकी हमें सेवा करनी है। और सौंदर्य ये सभी कलाकारों के लिए एक आकर्षक देवी है, चाहे वह एक सुंदर महिला हो या एक इमारत। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग वास्तुकला में अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कि अब आप एक पवित्र धरोहर के संरक्षक बन गए हैं। तो आगे बढ़िए, इन तीन शाश्वत सिद्धांतों से लैस होकर साहस और दूरदर्शिता के साथ उन मानकों के प्रति वफादार रहिए जो इस महान विद्यालय ने सालों तक बनाए रखे हैं। आप सभी ईमानदारी से काम करें, न तो अतीत के विचारों के गुलाम बनकर और न ही उन लोगों की तरह जो मौलिकता का प्रचार सिर्फ अपनी शान के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा रवैया केवल अज्ञानता का घमंड है। आप सभी के पास कई समृद्ध और सक्रिय वर्ष हों, और जब आप इस दुनिया से विदा लेंगे तो समय की रेत पर अपनी छाप छोड़ेंगे। गाय फ्रैंकन ने अपने दाहिने हाथ को बड़े आदर से उठाते हुए शानदार ढंग से भाषण समाप्त किया। उनका अंदाज अनौपचारिक था, लेकिन आत्मविश्वास और घमंड से भरा हुआ था, जिसे वे हमेशा खुद को अनुमति दे सकते थे। उनके सामने विशाल हॉल तालियों और अनुमोदन से गूंज उठा। युवा, पसीने से तर और उत्सुक चेहरों का एक समुद्र पूरी गंभीरता से 45 मिनट तक मंच पर खड़ा रहा, जहां गाय फ्रैंकन ने स्टैंटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आरंभिक अभ्यास में वक्ता के रूप में भाषण दिया था। गाय फ्रैंकन, जो इस अवसर के लिए न्यूयॉर्क से आए थे, फ्रैंकन एंड हेयर की प्रतिष्ठित फर्म के सदस्य थे। वे आर्किटेक्ट्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के उपाध्यक्ष, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सदस्य और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के सदस्य थे। वे स्टैंटन के सबसे महान पूर्व छात्र थे और न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध फ्रिंक नेशनल बैंक बिल्डिंग के डिजाइनर थे, जिसकी छत पर फुटपाथ से 25 मंजिल ऊपर हेड्रियन मकबरे की एक छोटी प्रतिकृति में कांच से बनी एक हवा से उड़ने वाली मशाल और सबसे अच्छे जनरल इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहे थे। गाय फ्रैंकन मंच से उतरे, अपनी टाइमिंग और हरकतों के प्रति पूरी तरह सचेत थे। वह मझले कद के थे, लेकिन उनका शरीर थोड़ा भारी था और उन्हें यह महसूस हो रहा था कि कोई उनकी असली उम्र नहीं बता सकता, जो 50 साल थी। उनके चेहरे पर कोई झुर्रियां या सीधी रेखाएं नहीं थीं। चेहरा गोल, आर्क और दीर्घवृत्त के आकार में था और उनकी आंखों में एक मजेदार चमक थी। उनके कपड़े बहुत ध्यान से चुने गए थे, जो उनकी कला के प्रति सच्ची निष्ठा को दिखाते थे। सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने सोचा कि यह एक सह शिक्षा विद्यालय होता तो अच्छा होता। ये हॉल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना था, लेकिन थोड़ी सी घुटन भी थी, क्योंकि भीड़ और वेंटिलेशन की समस्या थी। हॉल में हरे संगमरमर के दादों और सोने से रंगे स्तंभ थे और दीवारों पर सोने के फल की माला सजी हुई थी। गाय फ्रैंकन ने सोचा कि अनानास ने इस सब को बहुत अच्छे से सही साबित किया है। वह याद करने लगे कि 20 साल पहले उन्होंने इसी हॉल का निर्माण किया था और आज वह यहां है। हॉल में बहुत भीड़ थी और लोगों के चेहरों और शरीर को देख पाना मुश्किल हो रहा था। बीच में पीटर कीटिंग बैठा था, जो मंच पर ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं और देखेंगे। पीटर कीटिंग का चेहरा सुंदर था और उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान थीं। उसकी मुस्कान हल्की थी, जैसे वह जानता हो कि लोग उसकी सुंदरता को ज्यादा महत्व देंगे। पीटर कीटिंग स्टैंटन का स्टार छात्र था, छात्र परिषद का अध्यक्ष, ट्रैक टीम का कप्तान और कॉलेज का सबसे लोकप्रिय छात्र था। वह जानता था कि लोग उसकी शैक्षणिक सफलता को देखते थे और वह इस दिन को खास मानता था। शलिंकर ने उसे कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उसने उसे पिछली बार हरा दिया था। तभी
पीटर को महसूस हुआ जैसे कुछ उसके गले से होते हुए नीचे पेट में गिरा हो, एक ठंडी और खाली भावना। इसने उसे एक सवाल पूछा, क्या वह वाकई उतना महान है जितना आज का दिन उसे घोषित करेगा? फिर उसने शलिंकर को देखा और उसे एहसास हुआ कि शलिंकर उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि वह हमेशा शलिंकर और उसके जैसे लोगों से बेहतर रहेगा। पीटर कीटिंग ने महसूस किया कि जिंदा रहना अद्भुत है। वह मंच पर खड़ा था, सुडौल और पुष्ट। उसके सिर में यह एहसास गूंज रहा था कि उसने सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उसे आर्किटेक्ट्स गिल्ड ऑफ अमेरिका से स्वर्ण पदक मिला था और उसे पेरिस में इकोले डेस ब्यूक्स आर्ट्स में 4 साल की छात्रवृत्ति भी मिली थी। पीटर कीटिंग मंच पर खड़ा था, हाथ मिला रहा था, पसीना पोंछते हुए मुस्कुरा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि लोग उसकी मां को उसकी बाहों में लेकर नहीं देखेंगे। संस्थान के अध्यक्ष ने उसका हाथ हिलाया और कहा, स्टैंटन को तुम पर गर्व होगा, मेरे बेटे। डीन ने भी उसे बधाई दी। एक शानदार भविष्य, एक शानदार भविष्य। प्रोफेसर पीटरकिन ने उसका हाथ हिलाया और कहा, तुम्हें यह बिल्कुल जरूरी लगेगा, जैसे मैंने महसूस किया था जब मैंने पीबॉडी पोस्ट ऑफिस बनाया था। कीटिंग ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी, क्योंकि वह कई बार यह कहानी सुन चुका था। कीटिंग की आखिरी परियोजना, ललित कला का महल, के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। वह उस परियोजना के बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रहा था। इस बीच गाय फ्रैंकन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जैसा मैंने तुम्हें बताया है, यह अब भी खुला है, मेरे बेटे। अब तुम्हारे पास छात्रवृत्ति है, तुम्हें तय करना होगा, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम हमारे कार्यालय में आओ। 22वीं कक्षा का भोज लंबा और गंभीर था। कीटिंग ने भाषणों को दिलचस्पी से सुना। जब उसे युवाओं को अमेरिकी वास्तुकला की आशा और भविष्य के सुनहरे द्वार खोलने के बारे में सुनने को मिला, तो उसे महसूस हुआ कि वह वही आशा है और उसका भविष्य सुनहरा है। उसे यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके जैसे कई प्रतिष्ठित लोग इसे मान रहे थे। फिर उसे अचानक हॉवर्ड रोर्क का ख्याल आया और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस नाम ने उसे खुशी की हल्की सी चुभन दी। उसने सोचा, रोर्क को आज सुबह निष्कासित कर दिया गया था और उसे लगा कि उसने उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी माना था। कीटिंग ने सोचा, अगर रोर्क के पास कोई योजना होती तो वह कैसे काम करता। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह बस वैसे ही काम करता, बिना किसी योजना के। फिर उसे एहसास हुआ कि वह खुद को मूर्ख बना रहा था। अब कीटिंग को रोर्क के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस होने लगी थी। जब कीटिंग को बोलने के लिए बुलाया गया तो वह आत्मविश्वास से खड़ा हुआ, लेकिन अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। उसके पास वास्तुकला के बारे में ज्यादा कहने को नहीं था, लेकिन उसने कहा, वास्तुकला एक महान कला है। हमारा ध्यान भविष्य पर है और हम अतीत की श्रद्धा रखते हैं। सभी शिल्पों में यह सबसे महत्वपूर्ण है। फिर गलियारों में शोरगुल के बीच एक लड़के ने कीटिंग के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, घर भागो और सूप और मछली से बाहर निकलो, पीट। और आज रात हमारे लिए बोस्टन है, बस हमारा अपना गिरोह। मैं तुम्हें 1 घंटे में ले लूंगा। टेड शलिंकर ने भी कहा, बिल्कुल तुम आ रहे हो पीट, तुम्हारे बिना मजा नहीं आता। और बधाई हो, जो भी हो, कोई बुरा मत मानना, सबसे अच्छा आदमी जीत सकता है। कीटिंग ने शलिंकर के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी, जैसे वह उसका सबसे करीबी दोस्त हो। कीटिंग की आंखें सभी पर उसी तरह चमक रही थीं। उसने कहा, धन्यवाद टेड, बूढ़े आदमी। मुझे वास्तव में एजीए पदक के बारे में बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए ही था, लेकिन तुम कभी नहीं बता सकते कि उन बुजुर्गों के पास क्या है। अब कीटिंग नरम अंधेरे में अपने घर की ओर जा रहा था। सोच रहा था कि रात को अपनी मां से कैसे दूर रहेगा। कीटिंग को लगा कि उसकी मां ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। जैसा कि वह अक्सर कहती थी, वह एक महिला थी और हाई स्कूल से स्नातक थी। फिर भी उसने कड़ी मेहनत की, घर में बोर्डर रखे थे, जो उनके परिवार के लिए असामान्य था। उसके पिता स्टैंटन में स्टेशनरी की दुकान चलाते थे, लेकिन व्यापार बदलने और एक हर्निया के कारण पिता की मौत हो गई। लुइसा कीटिंग ने खुद का ध्यान रखा, एक घर और बीमा से एक मामूली वार्षिकी बनाई थी, और वह उसकी बेटा था। वह सब कुछ संभालने में सफल रही थी।
और गर्मियों में उसका बेटा होटल में क्लर्क का काम करता था या टोपी के विज्ञापनों के लिए पोज देता था। कीटिंग की मां ने हमेशा उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह अपने करियर में सही जगह पर पहुंचेगा, और उसने इसे पूरा करने के लिए उसे वास्तुकला के क्षेत्र में धकेल दिया था। कीटिंग ने सोचा, एक समय वह एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे वास्तुकला में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया था, यह कहते हुए कि यह एक सम्मानजनक पेशा है। यह मजेदार था। उसने सोचा कि एक समय उसे याद नहीं था कि उसने यह निर्णय कब और कैसे लिया था, लेकिन आज उसे इसे याद करते हुए दर्द हो रहा था। वह सोच रहा था कि आर्किटेक्ट हमेशा शानदार करियर बनाते हैं, लेकिन क्या वे कभी असफल होते हैं? फिर उसे हेनरी कैमरून याद आए, जो 20 साल पहले गगनचुंबी इमारतों के निर्माता थे और अब एक शराबी बूढ़े आदमी के रूप में किसी तट पर बैठे थे। कीटिंग कांपते हुए तेजी से चलने लगा, यह सोचते हुए कि क्या लोग उसे देख रहे हैं। उसने रोशन खिड़कियों के आयतों को देखा और अनुमान लगाने की कोशिश की कि क्या कोई उसे देख रहा है। जब वह घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हॉवर्ड रोर्क पोर्च की सीढ़ियों पर बैठा था, अपनी कोहनियों पर झुका और लंबे पैर फैलाए हुए थे। एक मॉर्निंग ग्लोरी पौधा पोर्च के खंभों पर चढ़ा हुआ था। वसंत की रात की हवा और रोशनी ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। कीटिंग ने जब रोर्क को देखा, तो वह रुक गया, और उसे अकेला देखकर वह खुश था, लेकिन थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। बधाई हो पीटर, रोर्क ने कहा। ओह, धन्यवाद। कीटिंग को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि रोर्क ने उसे सराहा। वह थोड़े झिझकते हुए खुश था कि रोर्क ने उसे अपनाया, और उसने खुद को थोड़ा मूर्ख भी महसूस किया। क्या तुम्हें पता है या? उसने धीरे से पूछा। क्या माँ ने तुम्हें बताया? हाँ, उन्होंने बताया। उन्हें यह नहीं बताना चाहिए था। क्यों? देखो हॉवर्ड, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत गुस्से में हूं। रोर्क ने सिर पीछे करके उसे देखा। इसे भूल जाओ, रोर्क ने कहा। मैं हॉवर्ड, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, तुम्हारी राय चाहिए। क्या तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं बैठ जाऊं? क्या बात है? कीटिंग उसके पास सीढ़ियों पर बैठ गया। रोर्क के पास बैठते हुए वह कभी भी कोई दिखावा नहीं कर सकता था, और अब उसे दिखावा करने का मन भी नहीं था। उसने गिरते हुए पत्तों की आवाज सुनी, जो हल्की और कांच जैसी थी। उसे कुछ पल के लिए एहसास हुआ कि वह रोर्क से जुड़ा हुआ है, और यह जुड़ाव दर्द और अजीब एहसास से भरा था। तुम नहीं सोचोगे, कीटिंग ने धीरे से कहा, कि तुम नए हो और मैं तुमसे अपने काम के बारे में पूछने आ रहा हूं। मैंने कहा कि इसे भूल जाओ। क्या बात है? तुम जानते हो, कीटिंग ने कहा, मैंने कई बार सोचा है कि तुम पागल हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम वास्तुकला के बारे में बहुत जानते हो, और मैं जानता हूं कि तुम इसे बहुत पसंद करते हो, जो दूसरों को कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया, लेकिन हॉवर्ड, मैंने पहले कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे डीन की राय से ज्यादा तुम्हारी राय चाहिए। मैं शायद डीन की बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हारी राय मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। रॉर्क ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा। उसकी हंसी बहुत दोस्ताना थी, और यह कीटिंग को बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी ने उसे सांत्वना दी हो, और उसने भूल ही दिया कि बोस्टन में पार्टी इंतजार कर रही थी। चलो, रॉर्क ने कहा, तुम मुझसे डरते नहीं हो, है ना? तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? यह मेरी छात्रवृत्ति के बारे में है। मुझे पेरिस पुरस्कार मिला है। हाँ, यह 4 साल के लिए है। लेकिन दूसरी ओर, गाय फ्रैंकन ने मुझे कुछ समय पहले एक नौकरी की पेशकश की थी। आज उसने कहा कि वह अभी भी उपलब्ध है। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी नौकरी लेनी चाहिए। रोर्क ने उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां सीढ़ियों पर धीरे धीरे घूम रही थीं। अगर तुम मेरी सलाह चाहते हो पीटर, उसने आखिरकार कहा, तुमने पहले ही गलती कर दी है। मुझसे पूछकर, किसी से भी मत पूछो। कभी किसी से अपने काम के बारे में मत पूछो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो? तुम इसे कैसे सहन कर सकते हो, न जानते हुए? देखो, यही वह बात है जिसकी मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, हॉवर्ड। तुम हमेशा जानते हो। तारीफें बंद करो। लेकिन मेरा मतलब है, तुम हमेशा कैसे निर्णय ले लेते हो? तुम दूसरों को अपने लिए निर्णय लेने कैसे दे सकते हो?
लेकिन आप देखिए, मुझे यकीन नहीं है हॉवर्ड। मुझे खुद पर कभी यकीन नहीं होता। मुझे नहीं पता कि मैं उतना अच्छा हूं जितना वे सब मुझे बताते हैं। मैं ये बात किसी और के सामने नहीं, बल्कि आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा इस बात पर यकीन करते हैं कि मैं पीटी। श्रीमती कीटिंग की आवाज उनके पीछे से आई। पीटी प्रिय, तुम वहां क्या कर रहे हो? वह दरवाजे पर खड़ी थी, बरगंडी रंग की अपनी सबसे अच्छी पोशाक में, खुश और गुस्से में। और यहां मैं अकेली बैठी हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तुम अपने अच्छे कपड़ों में उन गंदी सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो? तुरंत उठो, घर में आओ लड़कों। मैंने तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट और कुकीज तैयार की है। लेकिन मां, मैं हॉवर्ड से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था, कीटिंग ने कहा। लेकिन वह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ नहीं सुना। वह घर में चली गई। कीटिंग उसके पीछे पीछे गया। रोर्क ने उनका पीछा किया, कंधे उचकाए और फिर अंदर चला गया। श्रीमती कीटिंग एक कुर्सी पर बैठ गई। उनकी सख्त स्कर्ट में आवाज आ रही थी। अच्छा, उसने पूछा, तुम दोनों वहां क्या चर्चा कर रहे थे? कीटिंग ने ऐश ट्रे को उंगलियों से छुआ, माचिस उठाई और उसे नीचे गिरा दिया। फिर रोर्क की ओर मुड़ा। देखो हॉवर्ड, दिखावा छोड़ो, उसने ऊंची आवाज में कहा। क्या मैं छात्रवृत्ति छोड़ दूं और काम पर जाऊं, या फ्रैंकन को इंतजार करने दूं और ब्यूक्स आर्ट्स में जाकर गांव वालों को प्रभावित करूं? तुम क्या सोचते हो? कुछ खो गया था, एक पल खो गया था। अब पिटी, मुझे ये बात सीधे सीधे कहने दो। श्रीमती कीटिंग ने शुरू किया। ओह, एक मिनट रुको मां। हॉवर्ड, मुझे इसे ध्यान से तौलना है। हर कोई इस तरह की छात्रवृत्ति पा सकता है। जब तुम इसे हासिल करते हो तो तुम काफी अच्छे होते हो। ब्यूक्स आर्ट्स में एक कोर्स, तुम जानते हो कि यह कितना जरूरी है। मुझे नहीं पता, रोर्क ने कहा। ओह शिट, मैं तुम्हारे पागल विचारों को जानता हूं, लेकिन मैं सही तरीके से बोल रहा हूं। मेरी स्थिति में एक आदमी के लिए एक पल के लिए आदर्शों को छोड़ दो, यह बिल्कुल सही है। तुम मेरी सलाह नहीं चाहते हो, रोर्क ने कहा। बिल्कुल चाहता हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। लेकिन कीटिंग कभी भी वैसा नहीं हो सकता जब उसके पास दर्शक हो। कोई भी दर्शक। कुछ खो गया था। वह यह नहीं जानता था, लेकिन उसे लगता था कि रोर्क जानता था। रोर्क की आंखों ने उसे असहज कर दिया और इससे वह गुस्से में आ गया। मैं वास्तुकला का अभ्यास करना चाहता हूं, कीटिंग ने जल्दी से कहा। इसके बारे में बात मत करो। यह तुम्हें बड़ी इज्जत दिलवाता है, पुराना इकोले। ये तुम्हें उन पुराने प्लम्बरों से ऊपर रखता है जो सोचते हैं कि वे निर्माण कर सकते हैं। दूसरी ओर, फ्रैंकन के साथ शुरुआत, गाय फ्रैंकन खुद इसे पेश कर रहा है। रोर्क ने मुंह फेर लिया। कितने लड़के इसकी बराबरी कर पाएंगे? कीटिंग ने आंखें बंद करके कहा। अब से 1 साल बाद अगर उन्हें काम मिल भी गया तो वे स्मिथ या जोन्स के लिए काम करेंगे, जबकि मैं फ्रैंकन और हेयर के साथ रहूंगा। तुम सही कह रहे हो पीटर, श्रीमती कीटिंग ने उठते हुए कहा। ऐसे सवालों पर तुम अपनी मां से सलाह नहीं लेना चाहते। यह बहुत अहम है। मैं तुम्हें मिस्टर रोर्क के साथ इसे सुलझाने के लिए छोड़ती हूं। उसने अपनी मां की ओर देखा। वह यह नहीं सुनना चाहता था कि वह इस बारे में क्या सोचती है। वह जानता था कि निर्णय लेने का उसका एकमात्र मौका उसे सुनने से पहले निर्णय लेना था। वह रुक गई, उसे देख रही थी, मुड़ने और कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार थी। वह जानता था कि यह कोई दिखावा नहीं था। अगर वह चाहे तो वह चली जाएगी। वह चाहता था कि वह जाए। वह इसे बहुत चाहता था। उसने कहा, क्यों मां, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बेशक मुझे तुम्हारी राय चाहिए। क्या, तुम क्या सोचती हो? उसने अपनी आवाज में कच्ची जलन को नजरअंदाज किया। वह मुस्कुराई। पीटी, मैं कभी कुछ नहीं सोचती। यह तुम पर निर्भर है। यह हमेशा तुम पर निर्भर रहा है। ठीक है, उसने उसे देखते हुए झिझकते हुए कहा। अगर मैं ब्यूक्स आर्ट्स जाता हूं? ठीक है, श्रीमती कीटिंग ने कहा। ब्यूक्स आर्ट्स जाओ। यह एक शानदार जगह है, तुम्हारे घर से एक पूरा महासागर दूर। बेशक, अगर तुम जाओगे तो मिस्टर फ्रैंकन किसी और को ले लेंगे। लोग इस बारे में बात करेंगे। हर कोई जानता है कि मिस्टर फ्रैंकन हर साल स्टैंटन से अपने ऑफिस के लिए सबसे अच्छे लड़के को चुनते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई और लड़का नौकरी पा लेता है तो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या, लोग क्या कहेंगे?
कुछ खास नहीं, मुझे लगता है। बस इतना कि दूसरा लड़का अपनी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का था। मुझे लगता है वह शलिंकर को ले जाएगा। नहीं, उसने गुस्से से कहा। शलिंकर नहीं? हाँ, उसने प्यार से कहा। शलिंकर, लेकिन लेकिन तुम्हें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बस खुद को खुश रखना है। और तुम्हें लगता है कि फ्रैंकन, मुझे मिस्टर फ्रैंकन के बारे में क्यों सोचना चाहिए? ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माँ, तुम चाहती हो कि मैं फ्रैंकन के साथ नौकरी करूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए पीटी, तुम खुद के मालिक हो। उसे ये सोचकर थोड़ा झटका लगा कि क्या वह अपनी माँ को सच में पसंद करता है? लेकिन वह उसकी माँ थी, और इस बात को हर कोई जानता था कि वह उससे प्यार करता था। और इसलिए उसने ये मान लिया कि जो भी वो महसूस करता है, वो प्यार ही है। उसे ये नहीं पता था कि अपने फैसले का सम्मान करने का कोई कारण है या नहीं। वह उसकी माँ थी, और यही कारण काफी था। हाँ, बिल्कुल, माँ। लेकिन, हाँ, मुझे पता है, लेकिन हॉवर्ड, ये एक मदद की गुहार थी। रोर्क कोने में एक डेवनपोर्ट पर आधा लेटा हुआ था, बिल्ली के बच्चे की तरह आलसी, बेजान पड़ा। ये कीटिंग को अक्सर हैरान कर देता था। उसने रोर्क को बिल्ली की तरह बिना आवाज के, पूरी तरह से कंट्रोल में सटीकता से चलते हुए देखा था। उसने उसे एक बिल्ली की तरह देखा था, जिसमें कोई ठोस हड्डी नहीं, बस नाचती हुई लचीलापन थी, आराम से। रोर्क ने उसकी ओर देखा। उसने कहा, पीटर, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी मौके के बारे में कैसा महसूस करता हूं। कम बुराई का रास्ता चुनो। तुम ब्यूक्स आर्ट्स में क्या सीखोगे? बस और ज्यादा पुराने जमाने के महल और ऑपेरेटा सेटिंग्स। वे तुम्हारे अंदर की हर चीज को निचोड़ देंगे। तुम अच्छा काम करते हो, कभी कभी, जब कोई तुम्हें करने देता है। अगर तुम सच में कुछ सीखना चाहते हो तो काम शुरू कर दो। फ्रैंकन कमीना और मूर्ख है, लेकिन तुम निर्माण करोगे। ये तुम्हें अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार कर देगा। कभी कभी मिस्टर रोर्क भी समझदारी से बात कर सकते हैं, मिसेस कीटिंग ने कहा, भले ही वे ट्रक ड्राइवर की तरह बात करते हों। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूं? कीटिंग ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी आंखों में उस एक वाक्य का प्रतिबिंब था, और कुछ भी मायने नहीं रखता। कभी कभी, रोर्क ने कहा, अक्सर नहीं। अब जब सब कुछ तय हो गया है, मिसेस कीटिंग ने शुरू किया, मुझे मुझे इस पर सोचना होगा मां। अब जब सब कुछ तय हो गया है, तो हॉट चॉकलेट के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे लिए एक पल में बना दूंगी। उसने अपने बेटे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, एक मासूम मुस्कान जो उसकी आज्ञाकारिता और कृतज्ञता को दर्शाती थी। और वह कमरे से बाहर निकल गई। कीटिंग घबराई हुई चाल से आगे बढ़ा, रुका, एक सिगरेट जलाया, खड़े होकर छोटे छोटे झटकों में धुआं बाहर थूका, फिर रोर्क की ओर देखा। अब तुम क्या करने जा रहे हो, हॉवर्ड? मैं मैं बहुत ही मूर्ख हूं, ये सब मैं जानता हूं। अपने बारे में ऐसा कहना। मां का इरादा अच्छा है, लेकिन वो मुझे पागल कर देती है। अच्छा, नरक में जाए। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं। ओह, बढ़िया। नौकरी करने जा रहे हो? नौकरी करने जा रहा हूं। वास्तुकला में? वास्तुकला में पीटर। ये बढ़िया है। मैं खुश हूं। कोई ठोस संभावना है? मैं हेनरी कैमरून के लिए काम करने जा रहा हूं। ओह, नहीं, हॉवर्ड। रोर्क धीरे से मुस्कुराया। उसके मुंह के कोने तीखे थे, और उसने कुछ नहीं कहा। ओह, नहीं, हॉवर्ड। हाँ, लेकिन वह कुछ भी नहीं है। अब कोई भी नहीं है। ओह, मुझे पता है कि उसका नाम है, लेकिन वह अब खत्म हो चुका है। उसे कभी कोई बड़ी इमारत नहीं मिली, सालों से कोई नहीं मिली। वे कहते हैं कि उसे अब एक सड़ा गला ऑफिस मिल गया है। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम क्या सीखोगे? कुछ खास नहीं, बस निर्माण करना सीखोगे। भगवान के लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खुद को जानबूझकर बर्बाद कर रहे हो। मैंने सोचा, अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि तुमने आज कुछ सीखा है। मैंने सीखा है। देखो, हॉवर्ड, अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब कोई और तुम्हें नहीं रखेगा, कोई बेहतर नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं पुराने फ्रैंकन के साथ काम करूंगा और कनेक्शन पाऊंगा और धन्यवाद पीटर, लेकिन यह जरूरी नहीं होगा। यह तय हो गया है। उसने क्या कहा? कौन?
कैमरन। मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर बाहर एक हॉर्न की आवाज आई। कीटिंग को याद आया। वह अपने कपड़े बदलने लगा, दरवाजे पर अपनी मां से टकराया और उसकी भरी हुई ट्रे से एक कप गिरा दिया। पीटी। कोई बात नहीं मां। उसने उसकी कोहनी पकड़ ली। मुझे जल्दी है प्रिय, लड़कों के साथ एक छोटी सी पार्टी। अभी अभी कुछ मत कहना। मैं देर नहीं करूंगा और देखो, हम फ्रैंकन और हेयर के साथ मेरे जाने का जश्न मनाएंगे। उसने उसे आवेगपूर्ण तरीके से चूमा, उस उल्लासपूर्ण उत्साह के साथ जो उसे कभी कभी अनूठा बना देता था, और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। श्रीमती कीटिंग ने अपना सिर हिलाया, घबराई हुई, फटकारती हुई और खुश। अपने कमरे में अपने कपड़ों को हर दिशा में फेंकते हुए कीटिंग ने अचानक एक तार के बारे में सोचा जिसे वह न्यूयॉर्क भेजना चाहता था। वह खास विषय पूरे दिन उसके दिमाग में नहीं था, लेकिन यह अचानक उसे एक हताश भावना के साथ आया। वह उस तार को तुरंत भेजना चाहता था। उसने कागज के एक टुकड़े पर लिखा, केटी, प्रिय, न्यूयॉर्क में आने वाली नौकरी, फ्रैंकन का हमेशा प्यार, पीटर। उस रात कीटिंग बोस्टन की ओर दौड़ा। दो लड़कों के बीच में फंस गया। हवा और सड़क उसके पास से सीटी बजाते हुए गुजर रही थी, और उसने सोचा कि दुनिया अब उसके लिए खुल रही है, जैसे कि हिलती हुई हेडलाइट्स से पहले अंधेरा भाग रहा है। वह आजाद था। वह तैयार था। कुछ सालों में, बहुत जल्द, क्योंकि उस कार की गति में समय का अस्तित्व नहीं था, उसका नाम एक हॉर्न की तरह बजने लगेगा, लोगों को नींद से जगा देगा। वह महान काम करने के लिए तैयार था। शानदार काम, वास्तुकला में बेजोड़ काम। चैप्टर 3। पीटर कीटिंग ने न्यूयॉर्क की सड़कों को देखा। वहां के लोग बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वह फिफ्थ एवेन्यू की एक बड़ी इमारत के सामने रुका, जहां फ्रैंकोन और हेयर का ऑफिस था। यही उसकी नई नौकरी की शुरुआत थी। उसने सड़क पर तेजी से चलते लोगों को देखा और सोचा, ये लोग कितने होशियार और समझदार हैं। उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली और महसूस किया कि उसे न्यूयॉर्क में बहुत कुछ सीखना होगा। फिर बिना समय गंवाए वह ऑफिस के दरवाजे की ओर बढ़ा। यह एक छोटा सा ग्रीक शैली का दरवाजा था, जिसे बहुत ही सटीक रूप से डिजाइन किया गया था। दरवाजे के संगमरमर के स्तंभ चमक रहे थे, और उसके बीच एक घूमने वाला दरवाजा था, जिसकी धातु की प्लेट पर कारों की रोशनी पड़कर चमक रही थी। पीटर ने घूमते हुए दरवाजे से प्रवेश किया और सफेद संगमरमर से बनी शानदार लॉबी पार की। फिर वह सुनहरी और लाल रंग की लिफ्ट में चढ़ा, जो उसे तीसरी मंजिल तक ले गई। वहां एक सुंदर लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर पतली पीतल की पट्टी लगी थी। उस पर लिखा था, फ्रैंकोन और हेयर, आर्किटेक्ट्स ऑफिस का स्वागत कक्ष किसी पुराने राजमहल के बॉलरूम जैसा दिख रहा था। सफेद दीवारों पर सुंदर खंभे बने थे, जो ऊपर से घुमावदार डिजाइन में थे। उनकी सजावट इतनी महीन थी कि देखने पर वे ग्रीक मंदिरों की तरह लग रहे थे। दीवारों पर नक्काशी थी, जिसमें छोटे छोटे स्तंभ और महलनुमा आकृतियां बनी थीं। हालांकि वे बहुत छोटे थे, लेकिन उनके डिजाइन ने साफ तौर पर ग्रीक शैली की भव्यता को दिखाया। पीटर चारों तरफ देख रहा था। यह जगह उसकी कल्पना से भी ज्यादा शानदार थी। जैसे ही कीटिंग ने दहलीज पार की, उसे महसूस हुआ कि उसके पैर किसी कन्वेयर बेल्ट पर चल रहे हैं, जो उसे अपने आप आगे ले जा रही थी। यह बेल्ट उसे एक रिसेप्शन डेस्क तक ले गई, जहां एक आदमी फोन स्विच बोर्ड के पीछे बैठा था। फिर वह एक बड़े ड्राफ्टिंग रूम की ओर बढ़ा। कीटिंग ने चारों ओर देखा। लंबी टेबलें, लटकती हुई लोहे की छड़ें, हरे रंग के लैंप, बड़ी फाइलें, लकड़ी की अलमारियां, कागज, टिन के डिब्बे, ईंटों के नमूने और दीवारों पर लगे कैलेंडर, जिनमें से कई पर नग्न महिलाओं की तस्वीरें थीं। उसने बस लॉकर रूम की ओर इशारा किया, जहां से कीटिंग ने एक स्लेटी रंग का स्मॉक पहन लिया, जिसे पहनना जरूरी था। इसके बाद कीटिंग को एक टेबल पर बैठा दिया गया। उसके सामने एक योजना का सेट रखा गया था। मुख्य ड्राफ्ट्समैन उसकी तरफ देखे बिना अपने काम में व्यस्त था। कीटिंग ने ध्यान से काम शुरू किया। उसकी आंखें कागज पर टिक गईं, उसका गला सूख रहा था। उसने एक सीधी रेखा खींची और चौंक गया कि यह इतनी स्थिर कैसे है, जबकि उसे लग रहा था कि उसका हाथ कांप रहा है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रेखाएं कहाँ जा रही हैं और क्यों। वह सिर्फ यह जानता था कि यह किसी महान वास्तुकार की योजना थी जिसका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति ढीला ढाला भूरा स्मॉक पहने था। फिर उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, पहले सावधानी से, फिर जिज्ञासा से, फिर खुशी से और अंत में अहंकार से। अब वह खुद को सामान्य महसूस करने लगा और उसके मन में लोगों के लिए सहानुभूति जागी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, पीले गाल, अजीब नाक, थोड़ी पर मस्सा और बड़े पेट वाले लोग जो मेज के किनारे से दबे हुए थे। उसे यह देखकर अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर ये कर सकते हैं तो मैं इनसे बेहतर कर सकता हूं, और वह मुस्कुरा दिया। अब जब उसने दोबारा योजना को देखा तो उसे उसमें खामियां नजर आने लगीं। यह किसी घर की फ्लोर प्लान थी जिसमें बेकार के गलियारे थे जो जगह को बेवजह काट रहे थे। कई कमरे अंधेरे और बिना वेंटिलेशन के थे। उसने सोचा, अगर मैं कॉलेज में होता तो पहले सेमेस्टर में ही इस पर फेल हो जाता। अब उसे काम करने में मजा आने लगा। उसने तेजी से, आसानी से और कुशलता से काम करना शुरू कर दिया। दोपहर से पहले ही कीटिंग ने पूरे कमरे में दोस्त बना लिए। हालांकि कोई खास दोस्त नहीं था, लेकिन उसे लगने लगा कि यह जगह उसे स्वीकार कर रही है। उसने आसपास के लोगों से आंखों ही आंखों में बात की, मुस्कुराया और वाटर कूलर के पास जाने वाले हर व्यक्ति को ध्यान दिया। ऐसा लगा जैसे हर कोई उसका करीबी दोस्त है। इसके बाद उसने देखा कि बगल की मेज पर एक लंबा, गोरा युवक बैठा था जो एक ऑफिस बिल्डिंग की ऊंचाई का डिजाइन बना रहा था। कीटिंग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बढ़िया काम किया। बूढ़े आदमी के लिए बढ़िया डिजाइन? लड़के ने हैरानी से पूछा। कौन? कीटिंग ने जवाब दिया, अरे फ्रैंकोन की बात कर रहा हूँ। लड़के ने शांत स्वर में कहा, फ्रैंकन ने पिछले 8 सालों में कोई डिजाइन नहीं बनाया। उसने अपने कंधे के पीछे कांच के दरवाजे की ओर इशारा किया। वो क्या? कीटिंग ने पूछा, मुड़कर देखने लगा। वो, लड़के ने दोहराया। स्टेंगल? वही सब काम करता है। कीटिंग ने कांच के दरवाजे से झांककर देखा। वहां एक पतले कंधों वाला आदमी बैठा था जिसका छोटा सा सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखों पर गोल चश्मा था जिसमें रोशनी झलक रही थी। तभी एक व्यक्ति पास से गुजरा और लोगों की फुसफुसाहट से कीटिंग को पता चला कि गाय फ्रैंकन अपने ऊपर के ऑफिस में चला गया है। आधे घंटे बाद कांच का दरवाजा खुला और स्टेंगल बाहर आया। उसके हाथ में एक बड़ा कार्डबोर्ड था। अरे तुम? उसने कहा और कीटिंग की ओर देखा। इसके लिए योजना बना रहे हो? इसे बॉस के पास ले जाओ और स्वीकृति लेने को कहो। जो भी बोले ध्यान से सुनो और समझदार दिखने की कोशिश करो। वैसे भी ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती। स्टेंगल छोटा कद का था, लेकिन उसकी लंबी बाजुएं लटक रही थीं, मानो रस्सियां। उसके हाथ बड़े और अनुभवी लग रहे थे। कीटिंग ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, जी सर। उसने कार्डबोर्ड लिया और गाय फ्रैंकन के ऑफिस की ओर बढ़ा। कार्डबोर्ड पर ग्रे ग्रेनाइट से बनी 3 मंजिला हवेली की पेंटिंग थी। इसमें 5 बालकनियां, 4 खिड़कियां, 12 स्तंभ, 1 झंडा और दरवाजे के पास 2 शेर थे। कोने में लिखा था, श्री और श्रीमती जेम्स एस वाटल्स का निवास। फ्रैंकन और हेयर आर्किटेक्ट्स। कीटिंग ने सीटी बजाते हुए सोचा, जेम्स एस वाटल्स? वो तो शेविंग लोशन बनाने वाले करोड़पति हैं। गाय फ्रैंकन का ऑफिस बहुत शानदार था। कीटिंग को लगा कि जैसे पूरी जगह चमकदार शीशे से ढकी हो। उसने अपने कई प्रतिबिंब फर्नीचर पर झिलमिलाते देखे, कुर्सियां, अलमारियां, मेंटल पीस। एक कोने में उसे एक रोमन मूर्ति, पार्थेनन, रिम्स कैथेड्रल और फ्रिंक नेशनल बैंक बिल्डिंग की तस्वीरें दिखीं।
फिर उसने देखा कि उसके पैर धीरे धीरे एक बड़े महोगनी डेस्क की ओर बढ़ रहे थे। गाय फ्रैंकन उस डेस्क के पीछे बैठा था। उसका चेहरा पीला था और गाल धंसे हुए थे। वह कुछ पल कीटिंग को देखता रहा, फिर पहचानकर मुस्कुराया। अच्छा अच्छा कीटिंग, मेरे लड़के, तुम यहां आ ही गए। बैठो बैठो। तुम्हारे पास क्या है? कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? मुझे डर है सर कि मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूं, कीटिंग ने मासूमियत से कहा। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली नौकरी में शांत रहूंगा, लेकिन इतनी बड़ी जगह पर काम शुरू करना, यह थोड़ा डराने वाला है। लेकिन मैं जल्द ही संभल जाऊंगा सर, उसने वादा किया। बिल्कुल, गाय फ्रैंकन ने कहा। यह किसी भी नए व्यक्ति के लिए थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर। बिल्कुल, तुम जरूर करोगे। फ्रैंकन ने ड्राइंग की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक अपने माथे को पकड़ लिया। ये सिरदर्द बहुत परेशान करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा मानसिक तनाव है। बहुत ज्यादा काम करता हूं ना। क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूं सर? नहीं नहीं, धन्यवाद। बस यह सोच रहा था कि कोई मेरे लिए कुछ ले नहीं सकता बल्कि कुछ हटा सकता, जैसे शैंपेन। कल रात की शैंपेन बेकार थी। वैसे भी मुझे शैंपेन पसंद नहीं। लेकिन सुनो कीटिंग, वाइन के बारे में जानना जरूरी है। जब तुम किसी क्लाइंट के साथ डिनर पर जाओगे तो सही ऑर्डर करना जरूरी होता है। मान लो कोई क्वेल ऑर्डर करता है तो ज्यादातर लोग इसके साथ बरगंडी लेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम क्लोस वोजोट 1904 मंगवाओगे। देखो, यह एक खास अंदाज जोड़ता है। फिर उसने पूछा, तुम्हें यहां किसने भेजा? श्री स्टेंगल सर। ओह स्टेंगल। जिस लहजे में उसने यह नाम लिया, कीटिंग समझ गया कि स्टेंगल के बारे में कोई खास राय है। वह बहुत टशन में रहता है ना? मानता है कि वह यहां अकेला काम करता है क्योंकि सारा दिन ड्राइंग बोर्ड के सामने रहता है। लेकिन असली काम तो ऑफिस से बाहर होता है। कल रात को ही देख लो, क्लेरियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की पार्टी थी। 200 मेहमान, डिनर, शैंपेन और फिर भाषण। सब कुछ बहुत सोच समझकर कहना पड़ता है ताकि लोगों को सही संदेश मिले। हाँ सर, कीटिंग बोला, जैसे कि अपने घर के निर्माता को उतनी ही सावधानी से चुने जितना आप उसमें रहने वाली दुल्हन को चुनते हैं। फ्रैंकन ने चकित होकर कहा, अरे यह तो बहुत अच्छा विचार है। क्या मैं इसे नोट कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। अगर आपको पसंद आया तो मुझे खुशी होगी। बहुत अच्छा कीटिंग। अरे हाँ, तुम्हारा नाम कीटिंग है ना? तुमने जो कहा वह कमाल था। फ्रैंकन ने अपनी नई चमकती हुई पेंसिल उठाई और उस विचार को अपने पैड पर लिख लिया। फ्रैंकन ने अपना पैड एक तरफ किया, गहरी सांस ली, अपने बालों पर हाथ फेरा और थकान भरे स्वर में कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसे देखना होगा। कीटिंग ने सम्मानपूर्वक चित्र आगे बढ़ाया। फ्रैंकन ने उसे थोड़ी दूरी पर पकड़कर देखा। पहले एक आंख बंद की, फिर दूसरी, फिर कार्डबोर्ड को थोड़ा और आगे किया। कीटिंग को उम्मीद थी कि शायद वह इसे उल्टा करके देखेगा, लेकिन फ्रैंकन बस उसे पकड़े रहे। अचानक कीटिंग को एहसास हुआ कि फ्रैंकन ने बहुत पहले ही चित्र देखना बंद कर दिया था। वह सच में इसकी जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि इसे देखने का नाटक कर रहे थे, अपने और कीटिंग के फायदे के लिए। इस एहसास के साथ कीटिंग को हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ हट गया हो। उसे अपने भविष्य का रास्ता साफ और खुला दिखाई देने लगा। हाँ, फ्रैंकन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अच्छा,
शायद इसे थोड़ा अलग बनाया जा सकता था, लेकिन ठीक है, यह साफ सुथरा बना है। तुम क्या सोचते हो? कीटिंग को लगा कि 4 खिड़कियां बहुत भारी लग रही हैं, लेकिन उसने देखा कि फ्रैंकन अपनी टाई से खेल रहे थे। उसने इस बारे में कुछ न कहने का फैसला किया और धीरे से सुझाव दिया, अगर मैं कुछ कह सकता हूँ सर, तो मुझे लगता है कि चौथी और 5वीं मंजिल के बीच की सजावट इस भव्य इमारत के लिए थोड़ी हल्की लग रही है। अगर यहाँ थोड़ा सजावटी डिजाइन जोड़ा जाए तो और बेहतर लगेगा। यही बात तो मैं भी कहने वाला था, फ्रैंकन बोले। लेकिन इसका मतलब खिड़कियां छोटी करनी होंगी, है ना? हाँ, कीटिंग ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन इमारत की गरिमा बनाए रखने के लिए यह जरूरी होगा। बिल्कुल सही। गरिमा, हमारे ग्राहकों को सबसे पहले यही चाहिए। फ्रैंकन थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन स्टेंगल ने इसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। अगर आप उन्हें सलाह देंगे तो श्री स्टेंगल इसे बदलने में खुशी महसूस करेंगे, कीटिंग ने आत्मविश्वास से कहा। फ्रैंकन ने एक पल के लिए कीटिंग की ओर देखा, फिर धीरे से अपनी आस्तीन से लिंट हटाया और कहा, बेशक बेशक, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह बदलाव इतना जरूरी है? सर, कीटिंग ने शांत स्वर में कहा, हर ड्राइंग को ज्यों का त्यों मंजूरी देने की बजाय जो बदलाव जरूरी लगें उन्हें करना बेहतर होता है। फ्रैंकन चुप रहे। उनकी आंखें कीटिंग पर टिकी थीं, हाथ ढीले पड़े थे। कीटिंग को समझ आ गया कि उसने बड़ा जोखिम उठाया है और वह जीत गया। जीतने के बाद उसे डर महसूस हुआ। फ्रैंकन ने एक पल चुप रहकर उसे देखा, फिर गंभीरता से बोले, हम इसे बदलेंगे। एक अलंकृत डिजाइन जोड़ा जाएगा। स्टेंगल से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। कीटिंग जाने के लिए मुड़ा ही था कि फ्रैंकन ने उसे रोक लिया। फ्रैंकन की आवाज दोस्ताना और गर्मजोशी से भरी थी। ओह कीटिंग, एक छोटी सी सलाह दे सकता हूं? बस हमारे बीच की बात है, कोई बुरा मत मानना। लेकिन तुम्हारी ग्रे सूट के साथ बरगंडी टाई नीली टाई से ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? हाँ सर, कीटिंग ने सहजता से जवाब दिया। धन्यवाद। आप इसे कल देखेंगे। फिर वह बाहर निकला और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। जब वह रिसेप्शन रूम से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक प्रतिष्ठित भूरे बालों वाले सज्जन, जो शायद वहीं काम करते थे, एक महिला को दरवाजे तक छोड़ने आए थे। महिला ने एक मिंक कोट पहना था, जिससे साफ लग रहा था कि वह कोई क्लाइंट थी। वह सज्जन जमीन पर झुके नहीं थे, न ही कालीन बिछा रहे थे, न ही महिला के लिए पंखा झल रहे थे। वह बस दरवाजा खोल रहे थे। लेकिन कीटिंग को ऐसा लगा जैसे वह यह सब कर रहे हों। फ्रिंक नेशनल बैंक बिल्डिंग मैनहट्टन में ऊंची खड़ी थी। इसकी लंबी छाया सूरज की दिशा के साथ चलती थी, जैसे एक विशाल घड़ी की सुई जो एक्वेरियम से लेकर मैनहट्टन ब्रिज तक फैली थी। जब सूरज ढलता तो हेड्रियन के मकबरे की मशाल जल उठती और मीलों दूर तक खिड़कियों पर लाल चमक डालती, खासकर ऊंची इमारतों पर जो इसे प्रतिबिंबित कर सकती थीं। यह इमारत रोमन कला के सबसे अच्छे उदाहरणों से भरी थी। इसे शहर की सबसे शानदार इमारत माना जाता था, क्योंकि इसमें हर वह शास्त्रीय डिजाइन था जो बाकी किसी भी इमारत में नहीं था। इसमें स्तंभ, मेहराब, नक्काशी, योद्धाओं की मूर्तियां और अन्य सजावटी डिजाइन इतनी अधिक मात्रा में थे कि ऐसा लगता था जैसे इसे संगमरमर से नहीं बल्कि केक की सजावट वाले पाइप से निचोड़कर बनाया गया हो। हालांकि यह इमारत असल में सफेद संगमरमर से बनी थी। सिर्फ इसके मालिक ही जानते थे कि उन्होंने इसके लिए कितना पैसा खर्च किया। समय के साथ यह इमारत धुएं और गैसों के कारण गंदी हो गई थी। अब इसका रंग धब्बेदार और खराब हो चुका था, न तो पूरी तरह भूरा, न ही हरा, बल्कि इन दोनों रंगों का सबसे बुरा मिश्रण। इसके बावजूद फ्रिंक नेशनल बैंक बिल्डिंग बहुत सफल रही।
इसकी सफलता इतनी ज्यादा थी कि इसके डिजाइनर गाय फ्रैंकन ने इसके बाद कोई और इमारत डिजाइन नहीं की, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि ने उन्हें जिंदगी भर आराम दे दिया। फ्रिंक नेशनल बैंक से 3 ब्लॉक दूर दाना बिल्डिंग थी। यह उतनी ऊंची नहीं थी और इसकी कोई विशेष पहचान भी नहीं थी। इसकी डिजाइन बहुत ही सरल और सटीक थी, जो अंदर के स्टील के मजबूत ढांचे को दर्शाती थी, जैसे एक शरीर अपनी हड्डियों की सुंदरता दिखा रहा हो। इसमें कोई सजावट नहीं थी, सिर्फ तेज कोनों की स्पष्टता और लंबी, साफ खिड़कियां, जो छत से लेकर नीचे फुटपाथ तक बहती हुई लगती थीं। न्यूयॉर्क के लोग इस बिल्डिंग को अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। कभी कभी कोई बाहरी व्यक्ति इसे चांदनी में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता और रुककर सोचता कि यह किस सपने की रचना है। लेकिन ऐसे लोग कम ही थे। हालांकि दाना बिल्डिंग के किराएदार इसे बहुत पसंद करते थे। वे कहते थे कि वे इसे दुनिया की किसी भी इमारत से नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसमें प्रकाश, हवा और एक व्यवस्थित डिजाइन था जो इसे उपयोगी और सुंदर बनाता था। लेकिन फिर भी इसके किराएदार कम थे, क्योंकि बड़े व्यापारी ऐसी इमारत में काम नहीं करना चाहते थे जो गोदाम जैसी लगती थी। दाना बिल्डिंग का डिजाइन हेनरी कैमरून ने बनाया था। हीरो हेनरी कैमरून न्यूयॉर्क का एक मशहूर आर्किटेक्ट था। 1880 के दशक में वह अपने क्षेत्र में सबसे आगे था। उसकी बनाई इमारतों को देखने के लिए लोग इंतजार करते थे। वह खुद तय करता था कि उसे क्या बनाना है। जब वह कोई इमारत डिजाइन करता तो ग्राहक चुपचाप उसकी बात मान लेते। शुरुआत में उसकी इमारतें थोड़ी अलग थीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। जब गगनचुंबी इमारतों का दौर आया तो हेनरी कैमरून ने सबसे पहले यह समझ लिया कि ऊंची इमारत को ऊंची ही दिखनी चाहिए। बाकी आर्किटेक्ट इसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैमरून ने सीधी और सख्त रेखाओं में इमारतें बनाईं। वह मानता था कि एक इमारत को किसी और इमारत की नकल नहीं करनी चाहिए। उसका काम बहुत कठिन था। वह घंटों बिना आराम किए काम करता, कभी ठीक से सोता या खाता भी नहीं था। वह कभी कभी ज्यादा शराब पी लेता और अपने ग्राहकों पर गुस्सा भी करता। लेकिन उसकी बनाई इमारतें शानदार होती थीं। फिर 1893 में शिकागो में कोलंबियाई प्रदर्शनी लगी। यह एक तरह का सपना था, जहां पुराने रोमन और ग्रीक डिजाइनों की नकल करके शानदार इमारतें बनाई गई थीं। अमेरिका के लोग इसे देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने अपने शहरों में ऐसी ही इमारतें बनानी शुरू कर दी। लेकिन हेनरी कैमरून ने इस प्रदर्शनी के लिए काम करने से मना कर दिया। उसे यह सब दिखावा लगता था। उसने एक बड़े बैंकर के चेहरे पर स्याही फेंक दी थी, जिसने उससे कहा था कि वह एक रेलवे स्टेशन पुराने ग्रीक मंदिर जैसा बनाए। इसका असर यह हुआ कि लोग उससे दूर होने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा कम होती गई और ग्राहक भी कम हो गए। फिर भी उसने अपने सिद्धांत नहीं बदले। वह वही करता रहा जो उसे सही लगता था। हेनरी कैमरून ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आखिरकार अपने सपनों को पूरा करने के करीब पहुंच गए। उनका काम अनोखा था और लोग इसे धीरे धीरे समझने लगे थे। लेकिन उस समय इमारतों को पुराने यूरोपीय डिजाइनों की नकल करने की परंपरा थी। आर्किटेक्ट्स सोचते थे कि सबसे अच्छा वास्तुकार वही है जो सबसे अच्छी नकल कर सके। हेनरी कैमरून का मानना था कि हर इमारत को उसकी संरचना के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए, न कि पुराने नियमों की नकल करके। लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते थे, क्योंकि वे इतिहास के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट्स की चर्चा करने में ही व्यस्त थे। कैमरून अपने काम से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी सोच के लिए संघर्ष किया। लेकिन यही उनकी हार की वजह बनी। उनके ग्राहक कम होते गए और उनके बारे में कहा जाने लगा कि वे गुस्सैल और जिद्दी हैं।
उनका व्यापार प्रबंधक, जो उनके लिए ग्राहक लाने में मदद करता था, गुजर गया। कैमरून को लोगों से बात करना नहीं आता था, क्योंकि उनके लिए केवल इमारतें ही मायने रखती थीं। धीरे धीरे उनका नाम गुम होने लगा और लोग कहने लगे कि वे हमेशा शराब के नशे में रहते हैं, इसलिए उन्हें कोई काम नहीं मिलता। उनका ऑफिस लगातार छोटे और सस्ते स्थानों पर शिफ्ट होता गया। आखिर में वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से वे अपनी बनाई हुई एक प्रसिद्ध इमारत, डाना बिल्डिंग की झलक देख सकते थे। इसी बिल्डिंग को हावर्ड रोर्क भी देख रहा था जब वह हेनरी कैमरून के ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सीढ़ियां पुरानी और गंदी थीं और लिफ्ट भी खराब थी, लेकिन रोर्क तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, अपने ड्राइंग के फोल्डर को साथ लिए हुए। वह पिछले 2 दिनों से शहर की इमारतों को ध्यान से देख रहा था, उसे बस उन्हीं में दिलचस्पी थी। कैमरून के ऑफिस में एक डेस्क थी जिस पर एक टेलीफोन और टाइपराइटर रखा था। डेस्क पर एक पतला दुबला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने एक हल्की शर्ट पहनी थी और उसके कंधों पर सस्पेंडर्स लटके हुए थे। वह बहुत तेजी से टाइप कर रहा था, उसकी पीठ पर पसीने से भीगी शर्ट चिपकी हुई थी। जब रोर्क अंदर आया तो उस आदमी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा और बस इंतजार करने लगा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। रोर्क ने कहा, मुझे मिस्टर कैमरून से मिलना है। बूढ़े आदमी ने बिना किसी भाव के पूछा, किस लिए? नौकरी के लिए, रोर्क ने जवाब दिया। कौन सी नौकरी? ड्राफ्टिंग, डिजाइनिंग की। बूढ़ा आदमी उसे अजीब नजरों से देखने लगा, क्योंकि बहुत समय से किसी ने इस तरह की नौकरी के लिए नहीं पूछा था। वह चुपचाप उठा और ऑफिस के अंदर चला गया। रोर्क ने उसे किसी से कहते सुना, मिस्टर कैमरून, बाहर एक आदमी नौकरी मांगने आया है। कैमरून की गहरी, मजबूत आवाज आई, क्यों? यह तो पागल है। इसे बाहर भेजो। रुको, इसे अंदर भेजो। बूढ़ा आदमी बाहर आया और इशारे से अंदर जाने को कहा। रोर्क कमरे में गया। कैमरून अपनी डेस्क पर बैठे थे। उनके काले बालों में सफेद लकीरें थीं। उनकी मांसपेशियां मजबूत और सख्त दिख रही थीं। उनके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी चमकदार और जिंदादिल थीं। कमरे में धुंधली रोशनी थी। रोर्क ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी, एक गगनचुंबी इमारत का डिजाइन जिसे कभी बनाया नहीं गया था। रोर्क तस्वीर के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। कैमरून ने उसकी तरफ गहरी नजर डाली, जैसे वह उसे परख रहे हों। कुछ देर बाद कैमरून बोले, तो तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो या बस तस्वीरें देखने? रोर्क उनकी तरफ मुड़ा। दोनों, रोर्क ने कहा। वह डेस्क की ओर बढ़ा। आमतौर पर जब लोग रोर्क के सामने होते थे तो वे अपने अस्तित्व को महसूस करना भूल जाते थे, लेकिन कैमरून को पहली बार एहसास हुआ कि वह खुद पहले से कहीं ज्यादा जीवित महसूस कर रहा था, क्योंकि अब कोई उसे ध्यान से देख रहा था। कैमरून ने सीधे पूछा, तुम क्या चाहते हो? रोर्क ने शांत आवाज में कहा, मुझे आपके लिए काम करना चाहिए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था। रोर्क के बोलने के तरीके से लग रहा था कि वह कहना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए काम करने ही वाला हूं। कैमरून ने बिना सोचे ही जवाब दिया, क्या तुम? फिर तुरंत पूछा, क्या बात है? कोई और अच्छा ऑफिस तुम्हें नौकरी नहीं दे रहा? रोर्क ने जवाब दिया, मैंने कहीं और आवेदन ही नहीं किया। कैमरून थोड़ा चिढ़ गया। क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि यह सबसे आसान जगह है काम शुरू करने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ आसानी से नौकरी पा सकता है? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? रोर्क ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। कैमरून ने संदेह से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कोई नहीं। तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? आपको पता है, कैमरून गुस्से में बोला, तुमने यह कैसे मान लिया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मजबूर हो गया हूं कि किसी को भी नौकरी दे दूंगा? तुमने सोचा होगा ओल्ड कैमरून अब बस एक बूढ़ा आदमी है, एक असफल शराबी जिसका कोई महत्व नहीं रहा। क्या यही सोचा था? कैमरून गुस्से से चिल्लाया, बोलो, क्या यही सोचा था? इनकार करो, रोर्क ने शांति से कहा। यह जरूरी नहीं है, कैमरून ने पूछा, पहले कहाँ काम किया है? मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। तुमने अब तक क्या किया है? मैंने स्टैंटन में 3 साल बिताए हैं, कैमरून ने व्यंग्य से कहा। ओ, तो साहब इतने आलसी थे कि पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, रोर्क ने जवाब दिया। मुझे निकाल दिया गया। कैमरून ने जोर से डेस्क पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला, शानदार। स्टैंटन के लिए तुम लायक नहीं थे, लेकिन तुम्हें लगता है कि हेनरी कैमरून तुम्हें रख लेगा। तुम्हें लगता है कि यह जगह सिर्फ असफल लोगों के लिए है। अच्छा बताओ, तुम्हें क्यों निकाला गया? शराब पीते थे, औरतों के चक्कर में थे। क्या किया? रोर्क ने शांति से कहा, इसके लिए, और अपने डिजाइन के चित्र कैमरून के सामने रख दिए। कैमरून ने ध्यान से एक एक करके सारे चित्र देखे। जब वह आखिरी चित्र पर पहुंचा तो उसने अपना सिर उठाया और कहा, बैठ जाओ। रोर्क चुपचाप बैठ गया। कैमरून ने उसे घूरा और अपनी मोटी उंगलियों से चित्रों पर हल्की थपथपाहट करने लगा। तो तुम्हें लगता है कि ये अच्छे हैं? कैमरून ने तंज भरे लहजे में कहा। अच्छे? ये तो भयानक हैं। ये तो अपराध जैसा है। देखो, उसने एक चित्र उठाकर रोर्क की ओर फेंका, इसे देखो। भगवान के नाम पर तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा था? तुमने इस डिजाइन में यह अजीब सी चीज क्यों डाली? क्या तुम इसे बस सुंदर बनाना चाहते थे? क्या तुम खुद को गाय फ्रैंकन समझते हो? भगवान तुम्हारी मदद करें। कैमरून ने एक और स्केच उठाया। इस इमारत को देखो, तुम मूर्ख हो। तुम्हें इतना शानदार विचार आया और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें कितना सीखना है? रोर्क ने शांत स्वर में कहा। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। कैमरून ने एक और स्केच देखा और गहरी सांस ली। काश जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ऐसा कर पाता। लेकिन तुमने इसे क्यों बिगाड़ दिया? वह अचानक गुस्से में भड़क उठा। क्या तुम जानते हो कि मैं इसे कैसे सुधारूंगा? देखो, भाड़ में जाए तुम्हारी सीढ़ियां और भाड़ में जाए तुम्हारा भट्टी का कमरा। जब नींव रखनी होती है। वह काफी देर तक गुस्से में बोलता रहा, कई बार गालियां भी दी। उसने हर स्केच में कमी निकाली, लेकिन रोर्क ने महसूस किया कि वह असल में इन इमारतों के बारे में बहुत जुनून से बात कर रहा था। अचानक कैमरून चुप हो गया। उसने स्केच को एक तरफ खिसकाया और अपनी मुट्ठी डेस्क पर रख दी। उसने गंभीरता से पूछा, तुमने आर्किटेक्ट बनने का फैसला कब किया? रोर्क ने बिना रुके जवाब दिया, जब मैं 10 साल का था। कैमरून हंसा। कोई भी इतनी जल्दी नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, और अगर कभी पता चलता भी है तो इतनी कम उम्र में नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, रोर्क ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्या मैं? कैमरून झुंझला गया। मुझे इस तरह मत घूरो। कुछ और नहीं देख सकते क्या? बताओ, तुमने आर्किटेक्ट बनने का फैसला क्यों किया? रोर्क ने जवाब दिया, तब मैं खुद नहीं समझ पाया था। लेकिन शायद इसलिए कि मैंने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया। कैमरून चौंक गया। समझदारी से बात करो, रोर्क ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मुझे यह धरती बहुत पसंद है। मुझे बस यही पसंद है। लेकिन मुझे इस धरती पर बनी चीजों का आकार अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें बदलना चाहता हूं। कैमरून ने पूछा, किसके लिए? अपने लिए। तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल। तुमने ये सब बातें कहाँ सुनी? मैंने नहीं सुनी। कैमरून ने सिर हिलाया। 20-22 साल की उम्र के लड़के इस तरह नहीं सोचते। तुम अलग हो, रोर्क ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद। कैमरून ने पूछा। मैंने तारीफ करने का इरादा नहीं किया था, रोर्क ने जवाब दिया।
मैंने भी नहीं किया। कैमरून ने आगे पूछा, क्या तुम्हारा कोई परिवार है? नहीं, रोर्क ने संक्षिप्त उत्तर दिया। स्कूल में काम किया। हाँ? किस काम में? बिल्डिंग ट्रेड में। तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है? $17 और 30 सेंट। तुम न्यूयॉर्क कब आए? कल। कैमरून ने अपनी मुट्ठी के नीचे पड़े सफेद कागजों के ढेर को देखा और धीरे से कहा, भगवान तुम्हें धिक्कारें। फिर अचानक वह जोश में आकर दहाड़ पड़ा, भगवान तुम्हें धिक्कारें। मैंने तुम्हें यहां बुलाया नहीं था। मुझे किसी ड्राफ्ट्समैन की जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद के लिए ही काम नहीं है, तो तुम्हें कैसे रखूं? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर से ऐसा कुछ देखूंगा। कैमरून की आवाज में गुस्सा और झुंझलाहट थी। मैं इससे बाहर निकल चुका हूं। अब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम करता हूं जिनका कोई भविष्य नहीं है और जिनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? तुम्हें पता है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो, है न? और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा चेहरा भी नहीं। तुम अहंकारी लगते हो। तुम्हें खुद पर बहुत यकीन है। अगर यह 20 साल पहले होता तो मैं तुम्हारे चेहरे पर घूंसा मार चुका होता। फिर अचानक उसने कहा, तुम कल ठीक 9 बजे यहां काम पर आ रहे हो? रोर्क शांत रहा। हाँ, उसने कहा और उठ गया। $15 प्रति सप्ताह। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ? तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए था। लेकिन अगर तुम किसी और के पास गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? हॉवर्ड रोर। अगर तुम देर से आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ, रोर्क ने मेज पर रखे अपने चित्रों की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन कैमरून गुस्से में चिल्लाया, इन्हें यहीं छोड़ दो। अब निकलो।